हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट रीड किया था जिसमें उन्होंने बोला सर हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, फॉर्मूले तो आते हैं, थ्योरम्स तो पता है, बट एक्चुअल क्वेश्चंस में उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम लोग नहीं कर पाते। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको हर एक टॉपिक से, चाहे वो अरिथमेटिक का टॉपिक हो, एल्जेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, मॉडर्न मैथ्स हो, इन सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करने हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं आपको भाई ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पे ऐसे बताऊंगा कि कैसे आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन अप्रोच कैसे यूज कर सकते थे, जल्दी अपने आंसर पे कैसे पहुंच सकते थे। तो डिफरेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को रिवाइज करने में। ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स की वीडियो है, तो अपना पेन और पेपर ले लो। जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो मैक्सिमम बेनिफिट लेना तो आपको भाई जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आप वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को खुद अपने तरीके से सॉल्व करके देखोगे। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे कि जो मैं बता रहा हूं आपने वैसे ही सॉल्व किया था या फिर कोई और अप्रोच है आपने यूज की थी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वांट के हर एक टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके बाद आप बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही भाई आप स्टडी बस ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे पोर्टल पे जा सकते हो, portal.studybus.co.in। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको भाई फ्री मॉक्स और फ्री रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ऐड ऑन कर सकती है अपनी प्रेपरेशन में। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, करंट अफेयर्स आपको मिलते रहते हैं जो आपको टू द पॉइंट रहने में हेल्प करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप कैट या एमबीए एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो हमारे पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। इस पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले चुके हैं। आप भी इस कोर्स के थ्रू अपनी पूरी की पूरी प्रेपरेशन इन एंड आउट कर सकते हो। जैसे ही आप ये पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं एंड एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ ही आपको ई बुक्स मिलती हैं, उस ई बुक में आप भाई इंटरेक्टिव तरीके से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। जो भी आपका वीडियो लेक्चर है उसके नोट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। इसके साथ ही हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो जैसे ही आपने वीडियो लेक्चर देखा यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस। इसको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज अब आप बिल्कुल उसी तरह से अपना टेस्ट देते हो जैसे आपका टाइमर बेस्ड टेस्ट एक्चुअल एग्जाम में होता है। पूरी प्रेपरेशन टाइम कहीं भी डाउट आता है तो आपके पोर्टल पे डाउट फोरम होता है जहां पे अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो एंड हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पूरे के पूरे साल का जो भी आपका एग्जाम है आपको डिटेल स्टडी प्लानर वहां पे मिल जाता है एंड पूरा का पूरा पोर्टल आपका होता है जिसपे आपको हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलता ही है, साथ में आपको डेली जीके अपडेट्स मिलते हैं ताकि जितने भी आपके ऐसे एग्जाम हैं जहां पे जीके काम आता है उसके भी नोट्स आपको मिल जाएं। एंड इसके साथ ही जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, चाहे वो कैट, एनमैट, स्नैप, सीटी, सीमैट, जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक्चुअल इंटरफेस, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस, एकदम उसी तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है ताकि एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में किस तरह से आपको पेपर करना है वो आप यहाँ पे सीख पाओ। साथ में हर एग्जाम के बाद डिटेल एनालिसिस आता है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। साथ में आप देख सकते हो कि टॉपर के वीजा वेज आप कहां स्टैंड करते हो और आपको किस तरह से इंप्रूव करना है। तो कहने का मतलब इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन आपकी हो जाती है। जैसे आप इस पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो studybus.co.in पे आपको विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। आप पेनड्राइव कोर्स में क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो। कॉम्बो कोर्स में आपको भाई जीडीपीआई वैट के वीडियो लेक्चर्स भी साथ में मिल जाते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, पोर्टल पे क्या क्या फीचर्स होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपको स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, कौन सी डेट तक आप अपना सिलेबस फिनिश करना चाहते हो। जैसे आप वो टारगेट डेट सेलेक्ट करते हो आपके डेली के गोल्स जनरेट हो जाते हैं। उन गोल्स को आपको अचीव करना है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन तरीके से
कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अपनी डेट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपने एडजस्टमेंट्स ला सकते हो। कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको आप टैग कर सकते हो एंड प्रॉपर आपका रिवीजन यहाँ पे होता रहेगा। साथ में अगर पोर्टल की बात करूं तो सारी की सारी ई बुक्स आपको मिलती है, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, हर वीक का आपको करंट अफेयर का टेस्ट वहां पे अपडेट होता है, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं एलआरडीए वर्बल क्वांट्स के। इसके साथ ही फुल लेंथ मॉक्स की बात करूं तो 25 कैट के मॉक्स, 12 स्नैप के मॉक्स, जैट के मॉक्स, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, हर एक एग्जाम के एकदम उसी एग्जाम पैटर्न पे लेटेस्ट मॉक्स आपको मिलते हैं और टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और कोई इंक्वायरी लेनी है या फिर आपको डेमो लेक्चर्स इसके देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको कुछ वीडियोस दी हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से पढ़ाई होती है। और एल्स आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड कोर्स की डिटेल्स पे आप जा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इफ x1 is equal to -1 and xm is equal to xm plus 1 plus m plus 1 for every positive integer m, then x100 will be equal to what? अब ये क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे भाई, आपको क्या चीज गिवन है, आप सबसे पहले देखो आपको जो चीज गिवन है वो क्या है, xm is equal to x m plus 1 plus m plus 1। अगर मैं यहां से x m plus 1 की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे x m plus 1 will be equal to x ऑफ m, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, ये जो m प्लस 1 की वैल्यू है तो माइनस में हो जाएगा, तो दिस विल बी द वैल्यू। अब आपको क्या चीज गिवन है, अब आपको गिवन है x1, x1 आपको कितना गिवन है, -1। x2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, x2, तो आपको पता है इस प्रॉपर्टी में डालोगे तो x2 इज m प्लस 1 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा x m की वैल्यू, x m मतलब x1 की वैल्यू, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस, और m क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा -2, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, आपकी वैल्यू बन गई -3। x3 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, दैट विल बी x2 माइनस 2 प्लस 1, x2 की वैल्यू कितनी है -3 और ये माइनस कितना हो जाएगा 3, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई -6। अगर आप x4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, दैट विल बी x3 माइनस 3 प्लस 1, तो x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है -6, ये हो जाएगा आपका -4, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई -10। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो आपको पता चल जाता है भाई ये क्या बन रहा है, एक पूरा पैटर्न बन रहा है ना, जहाँ पे पैटर्न किस टाइप का है। तो अगर आप x1 देखोगे दिस इज -1, अगर आप x2 की वैल्यू देखोगे -1 -2, अगर आप x3 की वैल्यू देखोगे -1 -2 -3, अगर आप x4 की वैल्यू देखोगे -1 -2 -3 -4। तो यहां से आपको पैटर्न समझ में आ गया कि x100 जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी -1 -2 -3 -4, कहां तक, -100 तक। तो आपने कहा माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक 100 तक रह जाएगा। अब आपको पता है क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपका होता है n + 1/2 और माइनस क्योंकि यहाँ वाला चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी माइनस, n की वैल्यू क्या है 100 है, तो आपका 100 × 101 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा -5050। तो माई आंसर वुड बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4 -5050। तो ऐसे जब भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए पैटर्न ढूंढने की, एक बार आपको पैटर्न पता चल गया फिर इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो जी लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना आपको क्वेश्चन में, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेकआउट करना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विमला स्टार्ट्स फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 km/h. She is late by 6 minutes if she drives at 35 km/h. One day she covers 2/3 of the distance to office in 1/3 of the usual speed and then wait for 8 minutes. अब उसको किस स्पीड पे चलना है दैट वो ऑफिस अपने एग्जैक्टली टाइम पर पहुंचे। तो भाई अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो लेट से भाई ये इसका पूरा ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में जब ये 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो 40 km/h आ गया, 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो ये नॉर्मली पहुंच जाती है अपने एग्जैक्ट टाइम पे, और अगर 35 से जाती है तो 6 मिनट लेट होती है। तो यहां से मुझे क्या पता चल सकता है, लेट से जो टोटल डिस्टेंस है
दैट इज एस। जो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, एस है। अब हमें पता है दैट जो एस डिस्टेंस है उसे वो ट्रेवल करती है अगर 35 की स्पीड पे, एंड अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो इसका नॉर्मल स्पीड है 40, तो इसमें डिफरेंस कितने मिनट्स का, 6 का है। डिवाइड बाय 60 कर दूंगा आर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ये भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एस की वैल्यू क्या आएगी, आपका एलसीएम हो जाएगा ये 35 इंटू 40, ये आपका हो जाएगा 40s, ये आपका हो जाएगा 35s, ये हो जाएगा आपका 6/60। तो यहाँ से आपका 5s विल बी इक्वल टू 6 इंटू 35 इंटू 40 डिवाइड बाई 60। और अगर आपको s निकालना है तो आप s के लिए क्या करोगे, 6 इंटू 35 इंटू 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आपकी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 6 1 जा 6 10 जा 10 1 जा 10 4 जा 5 1 जा 5 7 जा, तो 7 4 जा 28। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस है दैट इज 28 किलोमीटर। तो 28 मुझे अपना डिस्टेंस पता चल गया पूरा का पूरा। अब मुझे आगे क्या चीज दे रखी है, मुझे ये दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है पूरा कितना, 28 किलोमीटर, इसका 2/3 डिस्टेंस जो है वो इसने 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम में कवर कर लिया। तो अब आप यहां से क्या चीज निकालोगे भाई, आप एक चीज समझो कि आपका 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। भाई ये जो है 40 किलोमीटर चलती है कितनी देर में, 1 आवर में, मतलब 60 मिनट्स में। तो अगर इसको ऑफिस जाना है तो इसको यूजुअल टाइम कितना लगता होगा 28 किलोमीटर के लिए, तो आप बोलोगे 60 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 28। तो टोटल जो इसको नॉर्मल टाइम लगता है वो नॉर्मल टाइम इसको कितनी देर लगती है ऑफिस पहुंचने में, 42 मिनट्स। अब 42 मिनट्स इसके पास टोटल टाइम है जो नॉर्मल केसेस में लगता है। अब इसने क्या चीज करी, आपको बोला भाई 2/3 जो डिस्टेंस है, 2/3 कितना, तो 28 का 2/3 कितना होगा, 28 इंटू 2/3 दैट विल बी इक्वल टू कितना, आपका हो जाएगा 56/3। तो जो 56/3 डिस्टेंस है वो इसने कवर कर लिया कितनी देर में, वो इसने कवर कर लिया 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम में। तो 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम आपका कितना है 42 है। तो यूजुअल टाइम का 1/3 कितना हो जाएगा, 42 का 1/3 विल बी 14 मिनट्स। तो 14 मिनट्स आपके यहाँ चले गए। फिर वो 8 मिनट्स के लिए रुक जाती है, तो 8 मिनट्स के लिए यहाँ पे रुक गई। ठीक है, अब वो चाहती है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे तो डिस्टेंस बचा कितना है भाई, आपको पता है 1/3 डिस्टेंस बचा है, तो 1/3 डिस्टेंस कितना हो गया 28/3। और ये जो डिस्टेंस है उसे कितने मिनट में पूरा करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये अपने टाइम पे पहुंचे, तो अपना टाइम 42 मिनट्स, 42 मिनट्स में से 14 प्लस 8 इतने मिनट्स तो यहाँ चले गए हैं। तो इसके पास टाइम कितना बचा है, तो आप बोलोगे सर जो टाइम बचा है दैट इज 42 माइनस 22 विच इज 14 प्लस 8। तो 42 माइनस 22 कितना हो जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या स्पीड चाहिए होगी इसकी, तो स्पीड के लिए हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है विच इज 28/3, और जो हमारे पास टाइम है विच इज 20 मिनट्स, इसको आर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। भाई आपको दे रखा मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर एंड सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। अब उसने 5 kg जो इस प्राइस पे सेल किया, 15 kg 10% डिस्काउंट पे सेल किया, एंड एक्सीडेंटली 3 kg जो शुगर है वो वेस्ट हो गई। अब आपको रिमेनिंग शुगर इस तरह से प्राइस पे बेचनी है कि ओवरऑल आपका 15% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा लेट से जो आपका सीपी ऑफ 1 kg शुगर है दैट इज ₹100। आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मान लो, x मान लो, 200 मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने 35 kg लिया है तो आपका टोटल सीपी हो जाएगा 3500। 3500 आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ 1 kg आपने 20% से ऊपर मार्क करा हुआ है, तो आपने कहा ₹120 मेरा मार्क प्राइस है, दिस इज योर मार्क प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या करा, 5 kg जो है वो तो हमने इसी प्राइस पे बेचा, तो लेट से हमारे पास कितना कितना पैसा आ गया, तो हमने 5 kg तो इसी प्राइस पे बेचा 120 की प्राइस पे, तो हमारे पास 600 रुपीज का रेवेन्यू आ गया। उसके बाद 15 kg हमने 10% डिस्काउंट पे बेचा,
तो 120 रुपीज है, उसमें से 10% डिस्काउंट कर दोगे 12 रुपीज, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे 108 रुपीज पर केजी। तो यहाँ से मेरा कितना रुपीज आ जाएगा 1620। और मेरा जो 3 केजी है वो वेस्ट हो गया, मतलब उससे 0 रुपए मिलेंगे, तो वो 0 हो गया। अब मुझे क्या चीज पता है कि जो मेरे पास रिमेनिंग शुगर बची है, भाई मेरे पास कितनी चली गई 5 केजी यहाँ चली गई, 15 यहाँ चली गई, 3 यहाँ केजी चली गई, तो 23 केजी चला गया और टोटल मेरे पास 35 थी। तो मेरे पास 12 केजी शुगर बची है। तो 12 केजी शुगर को मैं किस प्राइस पे बेचूं कि मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 15% हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी अब क्या करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो तो आप क्या करोगे। आपने कहा आपका टोटल सीपी है 3500, तो टोटल आपको एसपी कितना चाहिए, आप बोलोगे 3500 प्लस 15% आप चाहते हो आपका प्रॉफिट हो, तो 15% ऑफ 3500, तो आप बोलोगे 3500 और 15% कितना हो जाएगा 525, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना 4025। तो आप चाहते हो आपके पास टोटल 4025 रुपीज आ जाए। अब इस 4025 में से आपके पास 600 आ गए, आपके पास 1620 आ गए, तो आप कितने पैसे और चाहते हो। तो आप बोलोगे जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू 1805। तो आप चाहते हो 1805 रुपीज आपके पास आए। ये जो आपके पास कितने केजी बचे हैं 12 केजी। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट, लेट्स से दिस इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1805 डिवाइड बाई 12 करोगे, दिस इज अप्रोक्सीमेट, क्योंकि नियरेस्ट हमें निकालना है तो वो कुछ डेसिमल में आएगा, लेकिन अगर आप नियरेस्ट वैल्यू देखोगे दैट इज 150। तो 150 आपकी वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है कितने परसेंट से आपने मार्केट प्राइस इंक्रीज किया है। आपका मार्केट प्राइस पहले था 120, अब आप बेचोगे ये वाला क्वांटिटी 150 में, तो आपने 30 रुपीज से इंक्रीज किया है। तो 30 रुपीज से इंक्रीज किया किस पे 120 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे दैट इज इक्वल टू 25%। तो आप क्या बोलोगे, आपने जो प्राइस इंक्रीज करा है वो 25% से इंक्रीज कर दिया, ताकि आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 15% हो जाए। ठीक है, चलो जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इनटू फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, देन f10 माइनस f माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट्स सी। भाई अगर मान लो मुझे f10 निकालना है, ठीक है, फंक्शन ऑफ 10 निकालना है, तो फंक्शन ऑफ 10 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 प्लस 5, भाई ये तो हमें पता ही है 10 को हम 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, एंड इसका क्या होगा आउटपुट ये आपको पता है, एफ एक्स प्लस वाई कर रहे हो तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा, विच मीन्स ये f5 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 5 अगेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी यहाँ पे 5 है, तो f5 की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, f10 का वैल्यू आ गया 16। अब मैंने कहा f ऑफ -5 कितना होगा, ये मुझे पता नहीं, लेट्स से ये वैल्यू एक k है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू k है तो अब मैं यहाँ से क्या डेरिवेशन कर सकता हूँ, मैंने कहा फंक्शन ऑफ 5 को क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ -5 प्लस 10, भाई 10 -5 करोगे तो 5 आ जाएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर इसका आउटपुट आएगा f -5 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 10। अब अगर मैं फंक्शन ऑफ 5 देखूं उसकी वैल्यू मुझे पता है 4 है, फंक्शन ऑफ -5 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन फंक्शन ऑफ 10 की वैल्यू मुझे पता है 16 है। तो मेरे फंक्शन ऑफ -5 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4 डिवाइड बाय 16 विच मीन्स 1/4 विच इज द वैल्यू ऑफ k एज वेल, जो हमने माना था। तो फंक्शन ऑफ -5 आपका 1/4 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है फंक्शन ऑफ 10। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ 10 निकालूंगा तो फंक्शन ऑफ 10 तो मुझे पता है 16 आ गया, फंक्शन ऑफ -10 मुझे निकालना है, तो फंक्शन ऑफ -10 क्या होगा, f ऑफ -5, ठीक है, बीच में प्लस लगा के -5 है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ -5 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ -5। तो -5 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/4 दिस विल बिकम 1/16। अब आपको फाइनल अपना आंसर निकालना है, फंक्शन ऑफ 10 माइनस फंक्शन ऑफ -10। तो फंक्शन ऑफ 10 का वैल्यू कितना है 16, -10 वाले का कितना है 1/16, तो 16 में से आप 1/16 माइनस करोगे तो आपका आंसर जाएगा 15.9375। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, चलो जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब यहाँ पे भाई मुझे क्या चीज गिवन है, log 30 टू द बेस a इज इक्वल टू a,
and log 5/3 to the base a is equal to minus b and log a to the base 2 is 1/3, then find log a to the base 3। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं log 30 to the base a that is equal to a, ठीक है, and log 5/3 to the base a is equal to minus b। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैंने कहा 1 + 2 कर दूं, तो जब मैं 1 + 2 करूंगा, बिकॉज यहाँ पे log का बेस एक कॉमन है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी log, बेस इसका a ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, log 50 टू द बेस a इज इक्वल टू a माइनस बी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 मुझे पता है 25 × 2 होता है, 25 इज 5 का स्क्वायर, तो ये क्या चीज बन जाएगी भाई, 5 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 5 टू द बेस a प्लस log 2 टू द बेस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, ये मुझे चीज गिवन है। अब मैं इससे फर्दर क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, log a टू द बेस 2 की वैल्यू 1/3 है, तो log 2 टू द बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, दैट 2 log 5 टू द बेस a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। अब अगर मुझे यहाँ से log 5 टू द बेस a का वैल्यू निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आपको पता है, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस बी माइनस 3, एंड ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2। अब आपको गिवन क्या चीज है भाई, हमें गिवन क्या है, हमें ये चीज गिवन है दैट log 5/3 टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस बी, करेक्ट। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 टू द बेस a माइनस log 3 टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहां से मेरी log 3 टू द बेस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, log 5 टू द बेस a माइनस बी प्लस बी हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो log 5 टू द बेस a की वैल्यू क्या है, दैट इज a प्लस बी माइनस 3 अपॉन 2, करेक्ट, ये माइनस है एंड देन आपका यहाँ पे प्लस का b है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2b, यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3 अपॉन 2। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आपकी आई है log 3 टू द बेस a की, आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको निकालनी log a टू द बेस 3 की। तो आपको जब log a टू द बेस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस 3। तो मेरा आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा आंसर इक्वल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के। माय आंसर इज ऑप्शन 3। ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो, पहले खुद पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को। आपको दे रखा है a एंड b आर टू स्ट्रेट पॉइंट्स ऑन अ लाइन, राम जो है वो a से b तक जाता है, बी रहीम जो है वो b से a तक आता है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो अपने अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं 1 and 4 मिनट्स में। तो अगर उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, तो रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम स्पीड कितना है, ठीक है। तो भाई लेट्स से ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मेरा a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है, ठीक है। बीच में जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेट से वो c पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से जो स्टार्ट हुआ a से b तक, वो कौन स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ आपका राम, और b से स्टार्ट हुआ आपका रहीम। लेट से राम की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और b की जो स्पीड है लेट से दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप यहां से जहां पे ये पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो अगर मैं बात करूं AC, तो AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा इनिशियल टाइम मान लो, इनिशियल टाइम जो है आपका जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं दैट इज टी आवर्स, ठीक है। तो टी आवर्स हमने टाइम मान लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं AC कितना है, तो AC आपका कितना हो जाएगा, x इंटू टाइम बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो आप बोलोगे xt हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं BC टाइम कितना है, रहीम इधर से इधर आया है, रहीम की स्पीड y है और t टाइम ही इसने ट्रेवल किया है, तो ये वाला डिस्टेंस जाएगा yt। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, भाई जो आपका राम है वो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है विच इज योर yt, ये डिस्टेंस राम ने कितनी देर में कवर किया है, भाई राम की स्पीड है x और राम ने ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, आपको दे रखा है विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट।
तो आप बोलोगे x मल्टीप्लाई बाय 1/60 भाई r में चेंज करने के लिए। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है वो रहीम ने कितनी देर में कवर कर लिया, 4 मिनट में कवर कर लिया। ये डिस्टेंस कौन सा, AC, तो ये वाला डिस्टेंस रहीम ने अपनी स्पीड से 4 मिनट में कवर किया, तो y मल्टीप्लाई बाय 4/60। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा x डिवाइड बाय y, ठीक है, क्योंकि ये t से t कैंसिल हो जाएगा। देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4y अपॉन x, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4y²। हमसे राम और रहीम की स्पीड का रेशियो पूछा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो अगर मुझे x बाय वाई निकालना है तो दैट विल बी 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2:1, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अदरवाइज आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है, किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो जब भी ऐसा होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो चीज भी आप लिख लो। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड रेशो ऑफ स्पीड्स, जो होता है रिक्वायर्ड रेशो ऑफ स्पीड्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमने लॉजिक सीखा है, उसी से फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ टाइम टेकन आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। तो दोनों को टाइम कितना लगता है, 1 और 4 लगता है, इसका इनवर्स कर दो 4 और 1 हो जाएगा, और 4 और 1 का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ गया 2:1। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ईच ग्रेटर देन 1000 and each having all 4 digits distinct are there with 7 coming before 3। now this is an interesting question, ठीक है। आपका जो 7 है वो 3 से पहले होना चाहिए और 4 डिजिट नंबर आपको सारे के सारे निकालने हैं। तो मैंने कहा 4 डिजिट नंबर इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। अब इसके दो केसेस बन सकते हैं। पहले हम पहला वाला केस देखते हैं, 1 2 3 4 चार जगह है, यहाँ पे 4 प्लेसेस। हमने कहा पहला केस है जब 7 यहाँ पे फिक्स्ड है, 7 आपका यहाँ पे फिक्स्ड है। अब अगर 7 फिक्स्ड है तो आपको जो 3 है वो इन तीनों में कहीं भी आ सकता है। भाई कंडीशन ये 7 जो है 3 से पहले होना चाहिए, तो 3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो 3 के लिए टोटल कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। बाकी जो दोनों जगह है उस पर कोई भी नंबर आ सकता है, बट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती है, 10 में से एक 7 यहाँ पे आ गया, 8 3 यहाँ पे आ गया, जहां पे भी आए इन तीनों में से। बाकी जो दो जगह बची उसके लिए 8 डिजिट्स के ऑप्शन बचे, भाई 7 और 3 को हटा के, तो 8 एंड देन लास्ट डिजिट के लिए 7। तो ये मेरे कितने आ गए, ये मेरे आ गए 168 केसेस, ठीक है। ये मेरा पहला केस है। दूसरा केस मेरा क्या बनेगा, मैंने कहा मेरा 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। मेरी पहली पोजीशन पे 7 नहीं है। भाई अगर पहली पे 7 नहीं है तो पहली पे 3 भी नहीं हो सकता, तो इस वाली जगह पे आपका 7 भी नहीं आ सकता, इस वाली जगह पे आपका 3 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 3 जो है वो 7 के बाद ही होना चाहिए। और पहली डिजिट पे आपका 0 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 लग नहीं सकता। तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, मेरे पास बचे टोटल 7 ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे पास जो 3 है, वो जो 3 है और जो 7 है उसकी पोजीशनिंग हमें ऐसे होगी कि 7 ऐसे रहना चाहिए और 3 ऐसे रहना चाहिए, या फिर 7 0 3 हो। मतलब कहने का ये कि 7 जो है 3 से पहले होना चाहिए, करेक्ट है बात। तो आपको जो 7 है वो कहां आ सकता है, या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, और तो कहीं आ नहीं सकता। भाई और तो कहीं आ नहीं सकता 7, और जो 3 है वो 7 के बाद आएगा। तो मेरे पास 3 जगह है, तो 3 जगह में मुझे 7 और 3 को प्लेस करना है, तो मैं किस तरह से प्लेस कर सकता हूं, 3C2। अब 3C2 कर दिया, अब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इंटू 2 से रीऑर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं रीऑर्डर कर दूंगा तो 7 3 वाला एक केस काउंट हो जाएगा और 3 7 वाला एक केस काउंट हो जाएगा, और ये मुझे काउंट करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 7 3 वाला काउंट करना है। तो मेरे पास 3 जगह है, उसमें मुझे इन दोनों को फिट करना है, 7 और 3 को, तो 3C2 हो गया। नाउ जो लास्ट वाली जगह बचेगी उस पर कोई भी डिजिट आ सकती है, तो एक डिजिट तो आपकी यहां चली गई, 2 डिजिट्स आपकी यहां चली गई 7 और 3, तो फाइनल के लिए कितने डिजिट बची 7। तो ये आपका कितना आ गया टोटल, ये आपका टोटल आ गया 147। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर्स ऐसे हो गए, 168 प्लस 147, माय आंसर इज इक्वल टू 315। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोवेस्ट 9 स्कोर इज 42 while the mean of highest 9 score is 47। for the entire group of 10 students the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean। तो आपको भाई एवरेज निकालना है 10 स्टूडेंट्स का। आपको लोवेस्ट वाले 9 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, हाईएस्ट वाले 9 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है।
अब आपको पूरे ग्रुप का मैक्सिमम मीन माइनस मिनिमम मीन को कैलकुलेट करना है। चलो भाई लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। मैंने कहा लेट्स से x1 आपका लीस्ट नंबर है, देन x2, देन x3, देन x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10। टोटल मेरे 10 नंबर्स आ गए। भाई अब मुझे क्या चीज दे रखी है, मुझे ये दे रखा है कि x2 से लेके x2 प्लस x3 प्लस x4 से कहां तक x10 तक अगर आप मीन निकालोगे तो टोटल 9 वैल्यूज हैं, तो वो मीन आपको 47 दे रखा है। तो इसका मतलब x2 प्लस x3 प्लस x10 तक आप जाओगे तो 47 इंटू 9 इनका सम हो जाएगा 423। तो मैं बोल सकता हूं कि x2 से मेरा x10 तक का जो सम है दैट इज इक्वल टू 429। सिमिलरली अगर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप की बात करूं 423 होगा ये, ठीक है 423। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि फर्स्ट 9 जो डिजिट्स हैं, तो मतलब x1 से लेके x9 तक इनका जो मीन है x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक x9 तक जो है दैट मीन इज इक्वल टू 42। तो अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x9 तक जाऊंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 42 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 378। तो आप क्या बोलोगे, इन सबका जो सम है दैट इज 378। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डिफरेंस है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो भाई सारी वैल्यूज तो कॉमन है, x2 से लेके x9 तक तो कॉमन है, जो डिफरेंट है वो यहाँ पे x10 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में x1 है। इसका मतलब ये जो इनका सम का भी डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस और कुछ नहीं है बट इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे x10 माइनस x1 इज इक्वल टू 423 माइनस 378। दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये मेरा 45 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या चीज बोल सकता हूं कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू, तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, x1 की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। कैसे हो सकती है x1 की वैल्यू 42 मैक्सिमम, क्योंकि भाई आपको ये पता है इन सबका जो मीन है वो 42 है और मैंने ये सारी की सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखी है। अगर x1 आपका 42 से ऊपर हो गया इसका मतलब ये सारी वैल्यूज भी x2, x3, x4, x5, x6 ये भी 42 से ऊपर हो जाएगी, तो आपका मीन 42 से ऊपर चला जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो x1 की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। तो अगर x1 की मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है तो x10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x10 की मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है x10 माइनस x1 इक्वल टू 42 है, तो x10 कितना हो जाएगा भाई, x1 आपने 42 ले लिया तो दिस विल बी 42 प्लस 45, तो ये कितना आ गया 87 आ गया। इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x10 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x10 की मिनिमम वैल्यू, तो अगर आप x10 की मिनिमम वैल्यू देखोगे दैट विल बी 47। 47 क्यों होगा, क्योंकि अगर x10 47 से भी छोटा हो गया तो फिर सारी की सारी वैल्यूज इससे कम होती चली जाएंगी, बिकॉज x10 आपका हाईएस्ट है। तो अगर x10 47 से कम हो गया तो बाकी सारी वैल्यूज भी 47 से कम हो जाएगी एंड आपका मीन 47 नहीं आ सकता, विच मीन्स कि x10 मिनिमम टू मिनिमम भी 47 होगा। वो भी तब होगा जब सारी अदर वैल्यूज भी 47 हम रख देंगे, अलग अलग केसेस बनाएंगे, बट 47 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे अगर x10 की मिनिमम वैल्यू 47 है तो x1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है x10 माइनस x1 इक्वल टू 45 है, तो आपको पता है x10 कितना है 47 माइनस 45 आपका x1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। तो अब आपको x1 की मिनिमम वैल्यू पता चल गई, तो मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो मुझे मैक्सिमम मीन का सम निकालना है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा x10 की 87 और इसकी ले लूंगा 42, तो मेरा सम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास x1 से लेके x9 तक का सम है 378, ठीक है, जो मिनिमम है ऑलरेडी, एंड x10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 87, डिवाइड बाई 10 कर दोगे एवरेज निकालने के लिए, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा 465 बाई 10 46.5। इधर से अगर आप देखोगे तो आपका मीन कितना आएगा, आपका सम आएगा x2 से लेके x10 का सम आपको पता है 423 है। ठीक है, तो 423 सम है और इसमें x1 काउंटेड नहीं और x1 की मिनिमम वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा दैट इज 42.5। आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना है मैक्सिमम और मिनिमम मीन में, तो आपका मैक्सिमम मीन है 46.5, मिनिमम मीन आपका 42.5, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 4 का। तो माय आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 4। क्लियर है बात, चलो जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इक्वल टू 99, ठीक है, एंड x जो है y से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, y जो है -20 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए,
और ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते थे हम स्पेशल इक्वेशन निकाल लेते थे। तो स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 माइनस 2x डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब मुझे ये देखना है x की कौन सी वैल्यू पे y सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले मुझे ये देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 99 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 97/5 विच इज नॉट डिविजिबल 5, और मुझे पता है सारी इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए। फिर मैंने कहा x की वैल्यू 2 रखते हैं। जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 99 माइनस 2 इंटू 2 4 दैट इज 95, 95 डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो y आपका 19 हो जाएगा। तो मुझे ये तो पता चल गया कहां सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अभी मेरी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये मुझे चेक करना है। मुझे ये देखना है x जो है y से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये मेरा आंसर वैलिड नहीं है। बट हाँ, मुझे पैटर्न पता चल जाएगा अब यहाँ से। अब मैं जितनी बार x की वैल्यू 5 से इंक्रीज करूंगा उतनी बार मेरी y की वैल्यू आती रहेगी। तो x में अगर 5 से इंक्रीज कर दूंगा तो मेरी x की नेक्स्ट वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी वो 7 पे करेगी। भाई सब स्पेशल इक्वेशन में हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर y x की वैल्यू 7 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो अगर आप x यहाँ पे 7 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 99 माइनस 14 दैट इज 85, 85 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 17। इसका मतलब अब ये इसी पैटर्न से चलेगा, मतलब x हमेशा 5 से इंक्रीज होगा, y हमेशा 2 से कम होता रहेगा। तो आपकी x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी जो सेटिस्फाई करेगी, वो होगी 12, x 12 होगा, y आपका 15 होगा। अभी भी हमारी कंडीशन नहीं पहुंची है, अभी तक हम अपनी कंडीशन पे नहीं पहुंचे हैं। तो x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x की नेक्स्ट वैल्यू 17 होगी, तो y क्या आएगा, y आपका 13 आएगा। यहां पे पहली बार हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। क्यों, क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। इतनी देर तक y बड़ा था x छोटा था, तो ये सारी वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। यहां से हमारा आंसर बनना स्टार्ट हुआ। अब यहां से आंसर बनाते बनाते हमें -20 तक लेके जाना है। तो अब आपको पता है x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 22, y आपका हो जाएगा 11। x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी 22 प्लस 5 27, y आपका हो जाएगा 9। x की जो वैल्यू होगी नेक्स्ट वो कितनी होगी 32, y आपका हो जाएगा 7। x आपको जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी 37, y आपका कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 5। x आपका नेक्स्ट होगा 42, y आपका होगा 3। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो भाई, 13 से लेके -1 तक कितने होंगे, उसके आगे कितने जाएंगे -19 तक। मैं आपको सारे बना के दे रहा हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाए। तो x आपका 47, y आपका हो जाएगा 1, x इक्वल टू 59 होगा 52 होगा, फिर y आपका हो जाएगा -1। ठीक है, आपको y की वैल्यू कहां तक ले जा सकते हो, -20 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, x इक्वल टू 57, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 62, y आपको हो जाएगा -5, फिर आपका x इक्वल टू 67, y इक्वल टू -7। इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू 72, y की वैल्यू -9, फिर x की वैल्यू 77, y की वैल्यू -11, फिर x की वैल्यू 82, y की वैल्यू आ जाएगी -13, x की वैल्यू 87, y की वैल्यू -15, x की वैल्यू 92, y का वैल्यू -17, फिर x का वैल्यू 97, y का वैल्यू आ जाएगा -19। इसके बाद x का वैल्यू होगा 102, बट y का वैल्यू हो जाएगा -21। तो ये हमारी कंडीशन को वॉइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी y और x दोनों की वैल्यू -20 से ऊपर होना चाहिए, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां से यहां तक अब आप काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 पेयर्स ऑफ इंटीजर हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने सारे बना के दिखाए हैं। आपको पता है एपी की फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप 13 से -19 तक डायरेक्ट जाके भी काउंट कर सकते हो कितनी एन की वैल्यू है। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपको बोला फॉर रियल एक्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो भाई। मैं क्या बोल सकता हूं, y जो है लेट्स से इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 4। आप क्या बोलोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो वाई स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अगर अब आप इसको जो आपका राइट हैंड साइड है उसको अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करोगे दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा। अब यहां से मुझे क्या चीज पता है, एक चीज सोचो भाई, वही वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मुझे ये पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम से आता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो मैं अगर 1 बाय कर दूं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा।
ठीक है, तो अब जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आई है, ये वाली जो वैल्यू है ये इसी तरह का दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दैट माई वाई स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल रहा हूँ, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो मेरा वाई कितना हो जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/√2। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, दिस इज अरिथमेटिक मीन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन विच इज ए बी। ठीक है, चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ऑल थ्री साइड्स, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स इज एस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल हो गया एबीसी। अब क्या चीज दे रखी है, परपेंडिकुलर बनाते हैं हम तीनों साइड पे। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो मैंने कहा इस पॉइंट से बनाते हैं, लेट से, तो इस पॉइंट से हमने बनाई, तो हमने इधर एक परपेंडिकुलर बना दी, इधर एक परपेंडिकुलर बना दी, और इधर एक परपेंडिकुलर बना दी। तो मैंने कहा ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, एंड ये आपका 90 डिग्री हो गया। लेट से दिस पॉइंट इज पी, लेट से, तो अगर ये पॉइंट पी है तो मैंने इनको भी कनेक्ट कर दिया, एपी मैंने कनेक्ट कर दी, पीपी को कनेक्ट कर दिया, और सीपी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज दे रखी है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर इज एस। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरी लेंथ है पीडी, इनको नाम दे देते हैं भाई, मैंने कहा ये डी है, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो मैंने कहा पीडी प्लस पीई प्लस पी एफ इज इक्वल टू एस होगा, करेक्ट है। अगर मुझे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीसी का, तो अगर मुझे ट्राइंगल पूरे एरिया का निकालना हो, इस पूरे ट्राइंगल का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इंटू पीई, हाफ ऑफ ए बी इंटू पीई, हाफ ऑफ ए बी इंटू पीई। क्यों करा भाई, ये वाला ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगल ए पी बी है, प्लस कर दोगे उसमें एरिया पी बी सी का, प्लस कर दोगे ए पी सी का, तो आपका ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली मैं दूसरे ट्राइंगल का ऐड करूंगा, तो हाफ इंटू ये वाला जो ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताया, तो उसका बेस है बीसी और उसका हाइट है कितना, पीडी, प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू पी एफ। ठीक है, अब मुझे ये पता है दैट ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे ए बी ए बी ए बी आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाफ, और तीनों में ए बी आपका कॉमन आ गया, तो ए बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में पी डी प्लस पीई प्लस पी एफ हो जाएगा। और मुझे पता है पी डी प्लस पीई प्लस पी एफ इक्वल टू एस है, तो आप बोलोगे हाफ ए बी इंटू एस के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे साथ में ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो आप बोलोगे √3/4 ए आपने ले लिया, लेट से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमने यहां से एरिया निकाला है तीनों का सम करके, वो भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे हाफ इंटू ए बी इंटू एस। ठीक है, तो अब आपकी यहां से ए बी की क्या लेंथ आ गई, आपकी ए बी की लेंथ आ गई 2/√3 ऑफ एस। अब आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, आपको निकालना है एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा हाफ, क्योंकि आपको एस की टर्म्स में बताना है, तो इस वाली वैल्यू में आप ए बी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 2/3 रूट में, और यहाँ पे क्या है आपका एस। ठीक है, और यहाँ पे भी एस आएगा, तो अब ये आपका फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया x² बाय √3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, s² बाय √3। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 432, बी सी इज इक्वल टू 96 एंड सी इज लेस देन 9, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी दिस नाउ। भाई हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 432 एंड बी सी इज इक्वल टू 96। मुझसे क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अगर हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है सम की, तो जो भी नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ये बात हम सबको पता है। अब अगर मैं यहाँ पे 96 के फैक्टर्स करूं, तो मेरे 96 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, मेरे 96 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, 48 इंटू 2 हो सकता है, 32 इंटू 3 हो सकता है, मेरा 24 इंटू 4 हो सकता है, देन मेरा 16 इंटू 6 हो सकता है, एंड मेरा ये 12 इंटू 8 हो सकता है। ठीक है, तो 96 के फैक्टर्स हो गए। अगर मैं ए बी के फैक्टर्स करूं,
तो ए बी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं भाई? अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरा क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर्स में, वो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। तो 432 के जब सारे फैक्टर्स करोगे तो हमें पता है जो मिनिमम डिफरेंस है वो कहां पे है, जब आप इसको 18 इंटू 24 लिखोगे, भाई सारे फैक्टर्स लिखोगे उसमें डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो लार्जर नंबर है वो 24 है, बी वाला मेरा 18 है। मैं चाहता हूं इनका सब मिनिमम हो, तो इनके बीच में डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, इसलिए 24 इंटू 18 वाला फैक्टर लिया है। अब जब मेरा ये फैक्टर हो गया तो इसमें ए बी सी की क्या वैल्यू होगी भाई? देखो 18 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, 18 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। अब बी की वैल्यू अगर 24 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 24 इंटू 4 है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना हो गया? सी का वैल्यू 4 हो गया, और हमें पता भी है सी हैज टू बी लेस देन 9। और मुझे ये क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी को प्लस कर दो, 18 प्लस 24 प्लस 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 46। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मेरे को जो अप्रोच याद रखनी थी इस क्वेश्चन में वो ये याद रखनी थी कि सर अगर मैं किन्हीं भी दो वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू चाहता हूं सम करके, तो उनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। लेट्स से अगर आप 432 के और फैक्टर्स करते, तो 432 के और फैक्टर्स करते तो जो भी फैक्टर्स होते उनमें डिफरेंस बढ़ता रहता, तो जो मिनिमम डिफरेंस था वो 18 इंटू 24 पे था। तो ये वैल्यूज हमने कंसिडर करी और इन वैल्यूज को मैच करा हमने बीसी वाली वैल्यूज से 24 इंटू 4, एंड इसको हमने कंसिडर करा। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हमें क्या दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड। 65% जो जनता है वो लिटरेट्स है, 25% जो लिटरेट है वो यंग है। तो ये बताओ कि कितने परसेंटेज ओल्ड पीपल है जो इलिटरेट्स है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं? लेट से मैंने कह दिया जो टोटल लोग हैं इस ग्रुप में, लेट से टोटल पीपल 100 है, तो अगर टोटल पीपल 100 है तो पीपल हु आर यंग कितने हैं? पीपल हु आर यंग आपको दे रखा है भाई वो 28% है, तो वो 28 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं लिटरेट पर्सन कितने हैं, लिटरेट पर्सन, तो हमें यह पता है कि लिटरेट पर्सन है 65%, तो लिटरेट पीपल हो गए 65। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ लिटरेट्स हु आर यंग। ठीक है, नंबर ऑफ लिटरेट्स हु आर यंग, तो भाई वो डेटा भी आपको गिवन है, कितना गिवन है? 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। तो 25% यंग है, तो 25% ऑफ 65, तो 25% ऑफ 65 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16.25, 1/4 ऑफ 65 हम कर देंगे। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, अब अगर आगे देखोगे तो क्या है भाई, लिटरेट लोग हमें पता है 65 हैं, तो इलिटरेट कितने हो गए? इलिटरेट, तो आप बोलोगे सर इलिटरेट हो गए 35। अब 35 इलिटरेट हो गए। अब आपसे जो चीज पूछी है उसके लिए हमने ये निकाल लिया नंबर ऑफ लिटरेट्स हु आर यंग, तो वो आ गया 16.25। अब मैं यहां से नेक्स्ट चीज क्या निकाल सकता हूं? अब मैं नेक्स्ट चीज ये निकाल सकता हूं कि जो रिमेनिंग यंग है वो इलिटरेट हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलिटरेट यंग, तो हमें पता है टोटल यंग है 28, उसमें से लिटरेट है 16.25, तो 28 माइनस 16.25, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू 11.75। तो 11.75 यंग लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। टोटल इलिटरेट लोग 35 हैं, तो इलिटरेट ओल्ड कितने हो गए? ओल्ड इलिटरेट्स, तो आप बोलोगे सर टोटल इलिटरेट्स लोग हैं 35, उसमें से 11.75 यंग है, तो ओल्ड इलिटरेट्स आपके हो गए 23.25। अब हमें क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो आप क्या बोलोगे? 23.25 डिवाइड बाय टोटल इलिटरेट्स लोग हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 100, द वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 66%। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात भाई? अच्छा क्वेश्चन था, बट हाँ आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस with diagonals 12 centimeter and 16 centimeter. What is the ratio of the area of the circle to the area of rhombus? ठीक है, तो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्कल जो है एक रोम्बस के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। ये मेरा रोम्बस बन गया, इसके बीच में मेरा क्या है? इस तरह से मेरा सर्कल है। ठीक है, अब मैंने इसको भाई नेम दे दिया ए बी सी
डी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रोम्बस की डायगोनल्स बना दी हैं और ये मेरा सेंटर हो गया है, ठीक है। अब भाई आपको क्या करना है, एरिया निकालना है सर्कल का और एरिया निकालना है रोम्बस का, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया आपका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। आपके पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब रोम्बस का एरिया तो निकल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। भाई अब आपको ये पता है एक डायगोनल 12 है और एक डायगोनल 16 है, तो मैं क्या करूंगा, भाई मुझे पता है जो रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहां से रेडियस बना दी, ये रेडियस है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया रेडियस, और अगर रेडियस जाती है बाहर एक टेंजेंट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। मैंने कहा ये वाला लेट से दिस इज एक्स, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो आपकी एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, आपको पता है एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64। तो एडी मेरा कितना आ गया, एडी स्क्वायर मेरा 100 आ गया, एडी मेरा 10 आ गया। तो अगर ये मेरा 10 आ गया तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। करेक्ट है यहां तक बात। अब क्या करेंगे आगे, भाई अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पता है अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, लेट से इसको मैंने ई बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए ई ओ की बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम यहां लग जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड ये जो रेडियस है दिस इज आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर। सो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन मेरी ये बन गई। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल देखूं, ट्राइंगल आपका डी ई ओ, तो यहाँ पे मेरी पाइथागोरस कैसे लगेगी, मेरा है 10 माइनस एक्स का साइड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना 3.6। तो आपकी x की वैल्यू 3.6 आ जाएगी। तो अगर आपकी x की वैल्यू 3.6 आ गई तो उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको r मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3.6 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36 था, तो मेरा आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर मेरा आ जाएगा 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 23.04। तो मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू 23.04 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी है, आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 23.04, यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है रेशो निकालना है मुझे सर्कल के एरिया का और रोम्बस के एरिया का, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ d1 इंटू d2 कितना हो जाएगा, हाफ एक डायगोनल की लेंथ है 12, दूसरी डायगोनल की लेंथ है 16, तो मेरा ये टोटल कितना आ गया 96। तो ये मेरी 96 वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, इनका रेशो ऑफ एरियाज, तो रेशो ऑफ एरियाज कितना होगा, तो रेशो ऑफ एरियाज इनका हो जाएगा 23.04 पाई अपॉन 96। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 6 पाई बाय 25। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ये डेसिमल हटा देना, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, फिर इनको कट करते रहना, 6/25 आपका रह जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अ जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर, he gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child, then half of the remaining along with one extra to the second and continues to give away in this fashion। उनका टोटल स्टॉक खत्म हो जाता है आफ्टर 5 स्टूडेंट, तो टोटल टॉफीज हमारे पास कितनी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। भाई इस क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको ये पता है जब वो 5th चिल्ड्रन को टॉफी देता है तो उसका टोटल स्टॉक खत्म हो जाता है। साथ में मुझे क्या चीज पता है, वो किस मैनर में टॉफी देता है, वो हाफ ऑफ टोटल स्टॉक देता है प्लस 1 एक्स्ट्रा देता है। तो जो 5th स्टूडेंट रहा होगा
उसको कितनी टॉफी मिली होंगी? भाई उसको टोटल 2 टॉफी मिली होंगी। कैसे मैंने बोला ये 2 टॉफी मिली होंगी? क्यों? क्योंकि जब 2 टॉफी होंगी तभी इसने 2 की हाफ मतलब 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा फिफ्थ वाले को दी होगी और इसकी टॉफी 0 हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपने 2 वाली वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अगर मैं फोर्थ किट की बात करूं तो फोर्थ किट के बाद कितनी टॉफी रही होंगी? भाई फोर्थ वाले के पास कितनी टॉफी रही होंगी? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2, बिकॉज हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल टॉफी कितनी हो जाएगी? 6। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, फोर्थ वाले के टाइम 6 रही होंगी तो फोर्थ वाले को 6 की हाफ मतलब 3 प्लस 1 टॉफी दे दी होगी एंड बची कितनी? 2 टॉफीज बच गई जो फिफ्थ वाले को दी। अब मैं और रिवर्स चलूंगा तो थर्ड चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी रही होंगी? तो आप बोलोगे 6 प्लस 1 इंटू टू इसलिए क्योंकि हाफ दे रहे हैं और एक टॉफी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यहां पे हमने प्लस 1 कर दिया। तो ये टोटल कितनी टॉफी हो गई? 7 इंटू 2 14। तो 14 टॉफी रही होंगी जब थर्ड वाला चिल्ड्रन को टॉफी मिली होंगी। इसमें से इसकी हाफ दैट इज 7 प्लस 1 दे दी, 8 टॉफी और 6 बच गई फोर्थ वाले पे। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी करते जा सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो सेकंड चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी रही होंगी इनके पास? इनके पास रही होंगी 14 प्लस 1 इंटू 2, तो ये कितना देगा? 15 इंटू 2 30 टॉफीज। क्रॉस चेक करना है तो 30 की हाफ 15 टॉफीज प्लस 1 एक्स्ट्रा 16 दे दी, तो 30 में 16 गई, 14 बच गई। अब मैं आ गया हूं फर्स्ट चिल्ड्रन पे, तो फर्स्ट चिल्ड्रन के टाइम कितनी टॉफी बची होंगी? तो आप बोलोगे 30 प्लस 1 इंटू 2, तो वो कितना आ गया? वो आपका आ गया 31 इंटू 2 62 टॉफीज। क्रॉस चेक करना है तो 62 की हाफ कितनी होती है? 31 प्लस 1 32 टॉफी चली गई, तो 62 माइनस 32 आपका बच गया 30। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में टोटल कितनी टॉफीज थी जेंटलमैन के पास? 62 टॉफीज थी। क्लियर है कहानी? चलो जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोला लेट ए बी एंड सी be three positive integers such that sum of a and the mean of b and c is 5. In addition, the sum of b and the mean of a and c is 7. Then find the sum of a and b. चलो भाई, let's see how to solve now. भाई आपको पता है क्या दे रखा है? that sum of a and mean of b and c. तो a प्लस b प्लस c का मीन इज इक्वल टू 5। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन गई? मेरी इक्वेशन बन गई 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10। भाई यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 2 का, तो 2a प्लस बी सी और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। दूसरी चीज मुझे क्या दे रखी है? द सम ऑफ b प्लस मीन ऑफ a एंड c इज इक्वल टू 7। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन गई? 2b प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 14। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं और सेकंड में से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, तो सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? भाई यहां से आप देख पा रहे हो ये आपका क्या बच गया? b माइनस ए इक्वल टू 4, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन b माइनस ए इक्वल टू फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ ये वैल्यूज, है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं डालूंगा तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2b 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी। तो यहां से आप देखोगे तो b की वैल्यू क्या है? a प्लस 4 है टेक्निकली। तो यहाँ पे आपने कहा 2a प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया? a प्लस 4 प्लस सी इज इक्वल टू 10। तो यहां से मेरा क्या आ गया? 3a प्लस सी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों क्या है? तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी a की वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू 1 हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर a की वैल्यू आप कोई भी और रख लोगे, तो अगर आप a की वैल्यू लेट से 2 रखिए, क्योंकि पॉजिटिव रखनी है, 1 के अलावा आप 2 रखोगे, तो अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने जरूरी है। तो a की वैल्यू आपकी 1 होगी। अगर a की वैल्यू आपकी 1 होगी तो आपकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि मुझे पता है b माइनस ए इक्वल टू 4 है, यहाँ पे b माइनस 1 इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? b की वैल्यू मेरी आ गई 5। अब मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा a प्लस b का सम कितना है, तो 1 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपसे बोला है 40 लीटर्स का सॉल्यूशन है जिसमें डाई है और वाटर है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। वाटर को ऐड किया गया इस सॉल्यूशन में टू चेंज द प्रोपोर्शन टू
2:5. If 1/4 of this diluted solution is taken out, how many liters of dye must be added to the remaining solution to bring the proportion back to 2:3? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो भाई इनिशियली मुझे पता है जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितने लीटर का है, 40 लीटर्स का है, तो मेरा 40 लीटर्स का ये सॉल्यूशन हो गया। अब 40 लीटर का जो सॉल्यूशन है वो किस रेशो में है, डाई और वाटर, तो आपकी डाई और वाटर 2:3 के रेशो में है, तो 2:3 के रेशो में है तो कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 16 लीटर, एंड दिस इज 3/5 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 24 लीटर। अब आपने कहा आपने वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करके आपने जो प्रोपोर्शन है वो 2:5 बना दिया, मतलब अब जो डाई और वाटर का नया प्रोपोर्शन है वो कितना हो गया, 2:5। मतलब पहले आपकी डाई 16 लीटर थी, अभी भी 16 लीटर ही है क्योंकि ये वाला रेशो 2 ही है, लेकिन आपका जो वाटर है वो ऐड हो गया है और वो वाटर ऐड होके 5 पे पहुंच गया है। तो आप क्या बोलोगे भाई, आप ये बोलोगे कि अगर ये 16 लीटर पहले था अभी भी 16 लीटर है तो ये 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो भाई अगर 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16/2 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 16/2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 40 लीटर। तो अब जो आपका वाटर है 40 लीटर है, पहले वाटर कितना था, पहले वाटर था 24 लीटर, तो कितना आपने वाटर ऐड किया है, न्यू वाटर एडेड कितना हो गया, तो आप बोलोगे न्यू वाटर एडेड हो गया 40 लीटर माइनस 24 लीटर, क्योंकि 24 तो पहले से प्रेजेंट था ना, 40 आपने अब ओवरऑल बना दिया, तो इसका मतलब नया जो वाटर ऐड किया है वो 16 लीटर ऐड किया है। इसके बाद क्या हुआ, इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, अब आपने इसमें से 1/4 आउट कर दिया, तो 1/4 आउट कर दिया, 1/4 रिमूव्ड, तो मेरा टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का है, 40 लीटर प्लस 16 लीटर 56 लीटर का है, तो 56 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 56 का 1/4 हो गया आपका 14 लीटर, तो 14 लीटर आपने निकाल लिया। अब ये जो 14 लीटर निकला होगा ये इसी रेशो में निकला होगा जिस रेशो में प्रेजेंट था, भाई किस रेशो में प्रेजेंट था, ये 2:5 के रेशो में प्रेजेंट था, तो 2:5 के रेशो में ही आपका डाई निकला होगा, तो आपका डाई कितना निकल गया और वाटर कितना निकल गया, भाई 2:5 करोगे तो कितना हो जाएगा, भाई 4 लीटर आपका डाई हो गया और 10 लीटर आपका वाटर हो गया, इतना आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। तो अब जो आपका सॉल्यूशन बचा उसमें आपका कितना डाई बचा और कितना वाटर बचा, रिमेनिंग सॉल्यूशन में डाई इज टू वाटर कितना रह गया, आपका 16 लीटर था उसमें से 4 लीटर डाई चला गया तो 12 लीटर बचा, 40 लीटर आपका वाटर था उसमें से 10 लीटर चला गया तो 30 लीटर बचा। अब आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि ये रेशो आपका 2:3 में चेंज हो जाए, आप क्या चाहते हो 2:3 में चेंज हो जाए, और आप ऐड क्या करोगे, आप डाई ऐड करोगे, तो डाई ऐड करोगे इसका मतलब वाटर जितना था उतना ही रहेगा, तो वाटर आपका 30 लीटर था 30 रहेगा, और आप चाहते हो 2:3 हो जाए, तो 2:3 हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2:3 बनाने के लिए, भाई अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये भाई अगर 3 है और 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर, तो इसका मतलब आपको फाइनल 20 लीटर की डाई चाहिए, अभी कितनी है 12 लीटर, तो नई डाई कितनी ऐड करनी पड़ेगी 8 लीटर, तो आप क्या बोलोगे, जो आपने नई डाई ऐड करी वो कितनी ऐड करी, वो आपने करी 8 लीटर, सो 8 लीटर ऑफ डाई हैज टू बी एडेड। क्लियर है कहानी, तो अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। In March 2011, EF Public Library purchased the total books of 15 with a total of 4,500. Out of these books, 13 books were purchased from MN distributors, while the remaining 2 were purchased from UV publishers. It is observed that 1/6 of the average price of all the 15 books is equal to the 1/5 average price of the 13 books obtained from MN distributors. Of the 2 books obtained from UV publishers, if 1/3 of the piece of one volume is equal to 1/2 of the volume, then find the price of 2 books. ठीक है, अब भाई क्वेश्चन पढ़ के डर लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम से आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें दे रखा है टोटल 15 न्यू बुक्स है जो पब्लिश हुई और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 4500 लगा, तो एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज ऑफ 15 बुक्स का एवरेज कितना है भाई, 4500 टोटल बुक्स खर्च हुए, पैसा खर्च हुआ और 15 बुक्स आई, तो हर बुक का एवरेज निकल के आ गया 300। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि एमएन वाली जो बुक्स हैं और जो यूवी वाली बुक्स हैं, ठीक है,
वो उसमें कुछ रिलेशनशिप दे रखा है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम, क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई, अब ये मान लेते हैं कि जो एवरेज प्राइस था, लेट एवरेज प्राइस ऑफ 13 बुक्स फ्रॉम MN, जो हमने MN से बुक्स ली है वो मान लो एवरेज कितना है, वो मान लो A एवरेज फॉर एग्जांपल। तो अगर A एवरेज है तो हमारे सामने रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन समझो, इट इज ऑब्जर्व दैट द 1/6 एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द 15 बुक्स, भाई 1/6 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द 15 बुक्स, तो एवरेज प्राइस ऑफ 15 बुक्स कितना है, 300 है, तो इसका 1/6 कर दो इंटू 300 इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द 13 बुक्स ऑब्टेन फ्रॉम MN। तो इसका जो एवरेज जो हमने A माना है उसका 1/5, तो A बाय 5। रिलेशनशिप समझे कि नहीं समझे, तो A का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 250। तो A का वैल्यू 250 निकल गया, एक बुक का वैल्यू 250 है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस ऑफ 13 बुक्स कितना हो गया भाई, एवरेज है 250, टोटल बुक्स 13 ली थी, तो टोटल आ गया 250 इंटू 13, तो 250 इंटू 13 कितना आ गया, 3250 रुपीज। 3250 रुपीज की ये बुक्स है, और हमसे बोला है कि ये बताओ कि यूवी वाली बुक्स, तो मतलब 13 बुक्स का प्राइस आ गया 3250, तो रिमेनिंग प्राइस जो बचा वो किसका होगा, वो वही वाली 2 बुक्स होंगी जो हमने यूवी से लिए हैं। तो रिमेनिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स फ्रॉम यूवी पब्लिशर, तो ये कितना होगा, 5000 कितना 4500 माइनस 3250, तो 4500 माइनस 3250 किया तो ये कितना आ गया, रुपीज 1250। तो इन दोनों बुक्स की जो वॉल्यूम है, जो कॉस्ट होगी वो मिला के 1250 होगी। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कोई भी सेट हो रहा है, 900 600 600 4000, हाँ ये वाला ऑप्शन सेट हो रहा है 750 और 500। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां टिक कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, हो सकता है भाई कोई और वैल्यू हो, 750 और 500 ना हो, नन ऑफ दीज, तो इसको मैं देख लेता हूं आगे क्या कह रहा है। आगे वो ये कह रहा है कि ऑफ द 2 बुक्स ऑब्टेन, भाई अब जो 2 बुक्स है इन दोनों का प्राइस मान लो X और Y, लेट द प्राइस ऑफ बुक्स फ्रॉम यूवी बी X एंड Y। तो X और Y मैंने दोनों बुक का प्राइस मान लिया, और हमें इनमें रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक बुक का 1/3 इज इक्वल टू एक बुक का हाफ, तो X/3 इक्वल टू Y/2, ये मुझे रिलेशनशिप दिया हुआ है। और साथ में मुझे ये भी पता है कि X प्लस Y का वैल्यू कितना होगा, 1250। तो ये है, और ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो भाई मेरी जो X की वैल्यू है वो कितनी आ गई, तो मेरी X की वैल्यू यहां से बन के आ गई है 750, और Y की वैल्यू बन के आ गई है 500। तो इसका मतलब मेरा ये जो मैं सोच रहा था ये सही था। तो ऑप्शन से मैं टिक कर देता, अगर मान लो मेरे पास चौथा ऑप्शन और होता, उनका सम 1250 नहीं होता। भाई मुझे ये पता है कि यूवी की जो दोनों बुक्स थी उनका जो सम है दैट इज 1250, तो भाई ये मुझे दे रखा है। और साथ में मुझे दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि एक बुक का जो प्राइस है उसका 1/3 इक्वल टू है दूसरी बुक के हाफ के। तो मैंने X/3 इक्वल टू Y/2 रख दिया, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करा तो भाई मेरी X की वैल्यू आ गई 750 और Y की वैल्यू आ गई 500। तो एक बुक 750 की ली थी यूवी से और दूसरी बुक 500 की ली थी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसको एक बार और देख लेना भाई, क्वेश्चन की लेंथ देख के क्वेश्चन से नहीं डरना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर सिन्हा रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बाय विनिंग अ लॉटरी कंटेस्टेंट। उसका वो कह रहा है उन्होंने 40% से व्हीकल ले लिया, फिर उसने 20% जो था रिमेनिंग अमाउंट का वो अपने बच्चों को दे दिया, 2 बच्चे थे उसके, और ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करेंगे। टोटल मान लो जो भाई इनको पैसा मिला था वो मिला था 100x। 100x में से इन्होंने 40x तो लो व्हीकल ले लिया, 40x का व्हीकल ले लिया, तो बचा कितना इनके पास, इनके पास बचा 60x। इस 60x में से इन्होंने 20% अपने 2 बच्चों को दे दिया, लिखा हुआ है ईच ऑफ हिज सन, तो 60 का 20% कितना होगा 12x, तो 12x एक सन को दे दिया और 12x एक सन को दे दिया, तो बचा कितना इनके पास 60 माइनस 24x, बचा इनके पास 36x। इसके बाद दे रखा है कि जो इनके पास पैसा बचा उसका हाफ जो पैसा उन्होंने रेनोवेशन में लगा दिया, तो भाई 36x का 18x जो है वो इन्होंने किस में लगा दिया, रेनोवेशन में, तो बचा कितना 18x। और इस 18x में से 1/4 जो है इनका वो उसका उन्होंने एलसीडी टीवी ले लिया, तो 1/4 कितना होगा, 18 का हाफ होगा 9 और हाफ का हाफ होगा 4.5। 1/4 कितना होता है, 18 का 1/4 होगा 4.5x, तो 4.5x का इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने एलसीडी ले लिया, और बाकी जो बचा कितना बचा 13.5x वो इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बैंक। तो हमारे हिसाब से 13.5x है,
इस 13.5x की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 13.5x इक्वल टू 1,35,000। तो आपको निकालनी किसकी है 100x, टोटल जो इन्होंने पैसा जीता, तो 100x कितना हो जाएगा बच्चों 10 लाख। आंसर हो गया 10 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम भाई, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। ठीक है भाई, आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था एमआरपी ऑफ अ प्रोडक्ट इज 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय अ रिटेलर हु अर्न्स 20% ऑन हिज परचेज प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर हु सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर। और रिटेलर जो आपको डिस्काउंट देता है वो देता है 10% का। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सीपी मान लो मैन्युफैक्चर के लिए कितना है, सीपी फॉर मैन्युफैक्चरर मान लो ₹100 है, तो सीपी अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा भाई, 60% अबव वो एमआरपी लगाता है तो एमआरपी हो जाएगा ₹160। 160 का एमआरपी हो जाएगा, और वो 10% का जो है रिटेलर को डिस्काउंट देता है, तो 10% का डिस्काउंट अगर देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा रिटेलर का, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर आपका आ गया 160 में से 10% माइनस हो गया तो आपका आ गया 144। अब ये जो 144 है इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100% अगर सीपी है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 120%। 120% की वैल्यू दे रखी है आपको 144, तो 144 दे रखी है, तो 120% इक्वल टू 144 दे रखा है, तो 100% इक्वल टू कितना आ गया, 100% आपका आ गया 120 रुपीज। तो इसका मतलब सीपी फॉर रिटेलर जो है वो कितना आ गया 120। अब अच्छा एक चीज समझो, जिस प्राइस पे रिटेलर ने खरीदा होगा उसी प्राइस पे तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा होगा, तो इसका मतलब सीपी फॉर रिटेलर इज इक्वल टू एसपी फॉर मैन्युफैक्चरर हुआ कि नहीं हुआ भाई। आप जिस प्राइस पे किसी से खरीद रहे हो वो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो आपको बेच रहा है उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर कितना हो गया 120 हो गया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमने मैन्युफैक्चर कितना माना था 100 माना था, तो परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर मैन्युफैक्चरर कितना हो गया भाई 120 सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चर के लिए, 100 कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट हो गया 20 का। एजम्पशन थी हमारी सीपी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, परसेंट निकालने के लिए कितना आ गया 20% का प्रॉफिट। तो आई होप भाई आपको ये समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन रीड करो भाई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंपोर्ट्स टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट इंपोर्ट करती है ए और बी ताइवान और चाइना से, और असेंबल करती है एक नया टॉय बनाने के लिए। उसके बाद वो कह रही है कि यार एक कंपोनेंट ए कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, कंपोनेंट बी कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। यूजुअली जो कंपनी है वो 20% का मार्जिन लेके बेचती है अपना सामान, लेकिन अब जो है रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट वो इंक्रीज हो गई है 20% से और 40% से, और आपको बोला कि जो रीजन है इस वजह से इन्होंने सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज कर दी। बाकी सारे कंपोनेंट का जो प्राइस है वो सेम है, तो आपको बताना है नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी टोटल वो 100 रुपीज है। तो अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपीज है तो इसका मतलब जो आपका कंपोनेंट ए है, कॉस्ट ऑफ ए वो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका 10% ऑफ है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसका हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कॉस्ट ऑफ बी बोलूं तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बी हो जाएगा आपका 20 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस भाई आपको बोला हुआ है 20% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, इसमें से आपका ए है 10 रुपीज का, बी है 20 रुपीज का, तो जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट है उनका कॉस्ट कितना हो गया 100 माइनस 10 माइनस 20, तो आ गया 70 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है इसके बाद न्यू कॉस्ट कितनी है ए की न्यू कॉस्ट कितनी है, न्यू कॉस्ट ऑफ ए जो है कितने से कॉस्टली हो गया 20% से कॉस्टली हो गया। पहले था 10 रुपीज, 10 रुपीज में अगर आप 20% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12। न्यू कॉस्ट ऑफ बी कितना है, बी है 15% से इंक्रीज हुआ है, पहले इसका कॉस्ट था 20 रुपीज, अगर आप इसमें नहीं, बी इंक्रीज हुआ आपका 40% से, तो पहले इसका कॉस्ट था 20, तो इसमें आप 40% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 28 रुपीज, तो नया कॉस्ट हो गया 28 रुपीज। बाकी सब आपका सेम था, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना हो गया नया, न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल कितनी हो गई 12 प्लस 28
प्लस जो रेस्ट वाला था, रिमेनिंग कितना था, 70 रुपीज था, तो 70 यहां पे आ गया। तो नया प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया, नया प्रोडक्शन कॉस्ट आपका हो गया 110 रुपीज। ठीक है, अब 110 रुपीज हो गया। आपका नया सेलिंग प्राइस कितना है, न्यू सेलिंग प्राइस, पहले ये 120 में सेल करते थे, अब इन्होंने बोला कि 15% से इंक्रीज कर दिया, तो 120 में अगर आप 15% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 15% ऑफ 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 138। ठीक है, आपसे पूछा गया, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, नया आपके पास सीपी आ गया है, नया आपके पास एसपी आ गया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितना है 138 माइनस 110, तो 138 माइनस 110 कितना हो गया, ये हो गया आपका 28 अपॉन 110 जो आपका नया सीपी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया किसके, 25.5% के। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, क्वेश्चन बड़ा है, इस बात से डरना नहीं है भाई, बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, अप्रोच तो वही रहेगा ना भाई, प्रॉफिट और लॉस तो वही रहेगा, प्रॉफिट वही सीपी पे निकलेगा, वही एसपी है, वही डिस्काउंट होता है, वही एमआरपी है। तो क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ना नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, आप क्वेश्चन देखो तो सही, क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, कह रहा है अमरिंदर और धर्मेंद्र जो है दोनों भाई भाई हैं, और कह रखा है कि भाई एक दिन ये क्या करते हैं, घर से सेम टाइम पे निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और इस रेलवे स्टेशन है कितनी दूर भाई, रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 किलोमीटर, अपनी अपनी गाड़ी में निकलते हैं, और फिर दे रखा है कि जो अमरिंदर है वो 25 मिनट्स में स्टेशन पहुंच जाता है, और जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई जो उसका भाई है धर्मेंद्र वो 2500 मीटर अवे है, 2500 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2.5 किलोमीटर अवे है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, धर्मेंद्र कहता है मैं 7 मिनट जल्दी निकलूंगा, अब वो 7 मिनट जल्दी निकलेगा, तो आपसे पूछा है कि अब लास्ट डे के कंपैरिजन में वो कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं भाई, डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है, अमरिंदर 25 मिनट्स में से कवर करते रहे, तो अमरिंदर की स्पीड कितनी हो गई भाई, 25 मिनट्स में वो 15 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब 60 मिनट्स में वो कितना चलेगा, 60 मिनट में वो चलेगा 15 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, किसकी, अमरिंदर की। ठीक है, अब आपको दे रखा है जब अमरिंदर स्टेशन पहुंचता है तो धर्मेंद्र जो है वो 2.5 किलोमीटर अवे होता है, तो इसका मतलब धर्मेंद्र ने 12.5 किलोमीटर चला है भाई, टोटल डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अभी तक वो अवे है, तो इसका मतलब 12.5 किलोमीटर चला है, कितनी देर में चला है, 25 मिनट्स में भाई, सेम टाइम में। तो 25 मिनट्स में 12.5 किलोमीटर चला है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 12.5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई आपकी, किसकी स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई आपकी धर्मेंद्र की। तो अब हमें भाई दोनों की स्पीड पता चल गई है, अमरिंदर और धर्मेंद्र की। अमरिंदर की स्पीड है 36, धर्मेंद्र की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या बोला है कि अगले दिन धर्मेंद्र 7 मिनट पहले स्टार्ट करता है, तो धर्मेंद्र 7 मिनट पहले स्टार्ट करता है। अब भाई नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे धर्मेंद्र 7 मिनट जल्दी निकल गया, 7 मिनट जल्दी निकल गया, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, तो ये कितनी देर में पहुंच जाएगा। मान लो भाई ये टी बजे निकला, तो टी बजे निकला तो भाई ये कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाएगा, टी प्लस 30 मिनट्स में। टी प्लस 30 मिनट्स कैसे भाई, 30 किलोमीटर पर घंटे चलता है, स्टेशन सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, तो आधा टाइम ही तो लगेगा, तो हाफ एन आवर में ये चल जाएगा। तो मान लो ये घर से निकला 9 बजे, तो 9:30 बजे भाई ये स्टेशन पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा, धर्मेंद्र। अच्छा अमरिंदर जो है वो इसके 7 मिनट बाद निकलेगा, भाई ये तो टी बजे निकला, तो ये कब निकलेगा, ये टी प्लस 7 में निकलेगा। अगर ये 9 बजे निकला था तो ये 7 मिनट जल्दी निकला था, तो अमरिंदर जो है वो 9:07 पे निकला होगा, प्लस उसे कितना टाइम लगेगा स्टेशन पहुंचने में, भाई 25 मिनट लगते हैं उसे स्टेशन पहुंचने, तो 25 मिनट, तो इसका मतलब इससे जो टाइम लगेगा वो लगेगा टी प्लस 32 मिनट्स। समझो बात को, अगर धर्मेंद्र 9 बजे निकला तो वो कितने बजे स्टेशन पहुंच गया, 9:30 बजे पहुंच गया, और ये 7 मिनट जल्दी निकला था, तो इसका मतलब अमरिंदर कितने बजे निकला होगा, अमरिंदर निकला होगा 9:07 पे। तो अमरिंदर अगर 9:07 पे निकला होगा और 25 मिनट से स्टेशन पहुंचने में लगते हैं, तो कितने बजे वो स्टेशन पहुंचा होगा, वो पहुंचा होगा 9:32 पे, 9:32 पे स्टेशन पहुंचा होगा। आपसे यही पूछा है अमरिंदर कितनी लेट पहुंचेगा, तो अमरिंदर धर्मेंद्र से 2 मिनट लेट स्टेशन पहुंचेगा, तो 120 मिनट्स लेटर देन धर्मेंद्र। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई पूरा का पूरा। भाई अच्छा क्वेश्चन था, समझो इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना भाई, लॉजिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप टीएसडी क्वेश्चन कर जाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 पीसेज ऑफ केक weighing 9/2 lbs, 27/4 lbs and 36/5 lbs and pieces of cakes are equally divided and distributed in such a manner that every guest जो है सबको एक सिंगल पीस ऑफ केक मिल जाना चाहिए। फिर बोला हुआ फर्दर द वेट ऑफ द पीस शुड बी एज हैवी एज पॉसिबल। उसका देखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट जिनको आप केक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल पीस निकालना है केक का, ठीक है, क्योंकि हमें हैवी रखना है, तो उसमें क्या होगा, हैवी अगर रखना है तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ मुझे निकालना पड़ेगा किसका, जो डिफरेंट टाइप ऑफ केक है 9/2, 27/4 और 36/5। अगर फ्रैक्शन में दे रखा तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फंडा बताया हुआ है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा, 9, 27 और 36 में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, अपॉन 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए तुम्हारा केक का साइज। तो साइज ऑफ केक टू बी गिवन टू ईच गेस्ट आपका निकल गया कितना, 9/20 lbs। ठीक है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितने हो सकते हैं देख लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट हमारे हो सकते हैं कितने, ये भाई मेरा साइज होना चाहिए एक पीस का। मेरे पास एक केक इस साइज का है, एक केक इस साइज का और एक केक इस साइज का है, तो मैं तीनों को डिवाइड कर दूंगा जो मेरा एचसीएफ है, तो फिर मेरे मैक्सिमम गेस्ट निकल जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा 9/2 वाला जो केक है उसके कितने पीसेस हो जाएंगे वो निकाल लेता हूं, प्लस जो मेरा 27/4 है उसके मेरे कितने पीसेस हो जाएंगे 9/20 के, वो निकाल लेता हूं। एंड 36/5 के कितने पीसेस हो जाएंगे 9/20 की फॉर्म में, वो निकाल लेता हूं। तो वो मेरा टोटल निकल जाएगा। तो टोटल निकल जाएगा तो कितना आ गया, ये आ गया 10 + 15 + 16। तो इसका मतलब 41 लोगों को आप मैक्सिमम जो है ये केक दे सकते हो। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, यहां पे आंसर नहीं है, द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये बात को समझे कि नहीं समझे भाई, आपने केक का साइज मैक्सिमम कर दिया, उसके बाद आपने देख लिया जो आपके पास 3 केक है वहां से मैक्सिमम कितने पीसेस निकल सकते हैं वो हमने निकाल लिया। हमने एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि हमें बोला हुआ है केक एज हैवी एज पॉसिबल होना चाहिए, मतलब साइज जो है बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात वो कर रहा है। इज इट क्लियर? चलो जी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर कंटेनिंग सम वाटर एंड मार्बल्स आर फुल्ली सबमर्ज्ड। फिर दे रखा था डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। आपको ये बोला हुआ है कि एक भाई आपके पास सिलेंड्रिकल बीकर, आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी है क्रो वाली, जिसमें भाई क्रो होता है, वो भाई पानी पीने जाता है मटके में से, लेकिन वो मटके में पानी नहीं पी पाता, तो क्या करता है वो उसमें पत्थर डालता है, पत्थर डालता है, और पत्थर डालने की वजह से जो पानी का लेवल है वो कहाँ जाता है, वो ऊपर आ जाता है। तो सिमिलरली उसी फैशन में भाई ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें कुछ पानी था लेकिन पानी थोड़ा नीचे था, तो क्या करा किसी ने, इसमें मार्बल डाले, तो मार्बल डाले होंगे तो पानी का लेवल बढ़ गया होगा। तो पानी का जो लेवल है वो कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया 5.6 सेंटीमीटर से। तो पानी अब यहां पहुंच गया, पहले यहां था, तो क्या इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ गई 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है भाई कितने इसमें मार्बल डाले हैं कि इतनी हाइट बढ़ जाए। तो आपको करना क्या है, आप सोचो भाई आपका जो हाइट बढ़ रहा है वो हाइट किसकी वजह से बढ़ रहा है, इनके वॉल्यूम की वजह से बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ जो मार्बल है। तो अगर आप पूरे बीकर का वॉल्यूम निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, तो आपके नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने टाइल्स वाला किया था, याद करो कि सर कितनी टाइल लगेंगी, तो टाइल उतनी तो लगेगी जो टोटल एरिया होगा दीवार का डिवाइडेड बाय टोटल एरिया था किसका, टाइल का। यहां पे क्योंकि वॉल्यूम का गेम है तो यहां पे वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r3। भाई मार्बल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर कितना दिया हुआ है, आर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये। अच्छा ये जो आपको दिया हुआ है ये तो बीकर का दिया हुआ है, भाई मार्बल का कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है मार्बल का 1.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई पाई r²h। तो पाई आ गया आपका ये रहा, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भाई डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी बढ़ी है 5.6 सेंटीमीटर से। तो आपको बताना क्या है,
आपको बताना है नंबर ऑफ मार्बल जो इसमें डाले गए हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 7/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.6 अपॉन 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 1.4 अपॉन 2 का होल क्यूब। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 मार्बल्स। तो इसका मतलब 150 मार्बल डालने से आपकी जो हाइट है बीकर की, जो पानी का राइज है, वो कितने से हो गया, 5.6 सेंटीमीटर से हो गया। क्लियर है, ठीक है भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहे एक सर्कुलर पार्क है और भाई इसके 4 एंट्री गेट हैं PQRS, 3 पार्क were constructed which connected the PQRS and PS. The length of the path PQ is 10, the length of the path RS is 7. Later the municipal corporation extended the path PQ and PS, RS, Q and R respectively, and they meet at point T on the main road outside the park. The path from Q to T measures 8 and it was found that the angle PTS is 60 degree. Find the area enclosed by the path PT, TS and PS. भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जो सारा गेम है वो डायग्राम का है। तो अगर आप ध्यान से इसका डायग्राम बनाओगे तो देखो कैसा दिखेगा इसका डायग्राम। भाई कुछ इस तरह का दिखेगा। भाई PQRS जो है वो चारों गेट्स हो गए। PQ की लेंथ दे रखी है, RS की लेंथ दे रखी है 7 और 10। उसके बाद बोला कि PQ और RS को एक्सटेंड कर दिया, रोड पे T पे जाके मिले, और Q से T की लेंथ दे रखी है 8 एंड आपको ये वाला एंगल दे रखा है 60, और आपको बोला है ये जो मैंने एरिया बनाया एनक्लोज करा है ये लाइन टच करके PS की, तो ये एरिया कितना है। तो ठीक है, किसी तरह से भाई मुझे अगर पूरे TS की लेंथ पता चल जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले तो सोचो, क्या मैं यहां से TR निकाल सकता हूं। TR को मैंने मान लिया X है, तो अगर TR X है तो अकॉर्डिंग टू माई प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, 8 इंटू 18, 18 क्यों भाई, ये पूरी लेंथ 18 होगी, ये वाली पूरी लेंथ X प्लस 7 होगी। तो 8 इंटू 18 विल बी इक्वल टू X इंटू X प्लस 7। ठीक है, तो यहां को मैंने सॉल्व करा तो इसको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। इसको फर्दर फैक्टराइज करा तो x की दो वैल्यूज आ गई, 9 और -16। -16 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी है वो 9 है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब भाई मुझे निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APS। अब आप सोचोगे सर हम एरिया निकाले तो निकाले कैसे, हमें PS की लेंथ तो पता नहीं। तो याद करो भाई, अगर हमें एक एंगल दे रखा था और दो एडजेसेंट साइड गिवन थी तो मेरा एक फॉर्मूला था कि नहीं था, फॉर्मूला था हाफ इंटू साइड का सम 18 इंटू इधर वाली जो नीचे वाली साइड है वो कितनी हो गई, 9 + 7 16 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो साइन 60 हो गया। तो भाई ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 16, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 60 की कितनी, √3/2। तो इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो कितना आ गया, ये आ गया 72 √3 स्क्वायर यूनिट। तो 72। तो भाई क्वेश्चन कुछ नहीं था, रीड करके लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन एक बार इसका डायग्राम बन गया तो भाई 2 मिनट का सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स सी। भाई इसमें दे रखा है दो सर्कल्स है C1 और C2, इनका रेडियस जो है वो कितना है, वो है 3 और 8। तो ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 3 और इसका रेडियस दे रखा है आपको 8। फिर आपको दे रखा है कॉमन इंटरनल टेंजेंट T टचेस द सर्कल। ठीक है, तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट कैसे बनेगी, कॉमन इंटरनल टेंजेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से, और आपको दे रखा है P1 और P2 पे ये लोग टच होता है। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, ये इसको सेंटर को A मान लो, इसको आप B मान लो। फिर आपको दे रखा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट X। ठीक है, तो अगर एक लाइन है वो सेंटर ऑफ सर्कल को दोनों कनेक्ट करती है तो वो कहां इंटरसेक्ट होती है, वो इंटरसेक्ट होती है X पे। ठीक है, और टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है X पे, और द डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 5। तो स्मॉलर सर्कल ये वाला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपको दे रखा है 5। ठीक है, अब आपसे पूछा है भाई इस पूरी टेंजेंट की लेंथ बताओ। एक तो भाई अगर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी होता तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। कौन सा फॉर्मूला, अगर मेरे पास एक्स बी का डिस्टेंस होता तो मैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाता, आंसर आ जाता। लेकिन मेरे पास ये नहीं है। अब नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो भाई कुछ दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ये टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये आपको पता है। सिमिलरली अगर ये यहां पे बनाएगी तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी। इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ कितनी है,
इसकी लेंथ 3 है। अब देखो ये 3 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये वाला डिस्टेंस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो AX जो है आपका 5 है, AP1 की जो लेंथ है वो है 3, तो आपका भाई जो P1X होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। कैसे, पाइथागोरस ट्रिपलेट है दोनों, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5, तो इसका मतलब P1X जो है वो क्या हो गया, वो 4 हो गया। अब अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल देखोगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल AP1X इज सिमिलर टू ट्राइंगल BP2X। भाई देखने में तुम्हें सिमिलर पता चल रहा है, अदरवाइज 90 डिग्री एंगल है, ये वाले एंगल है साथ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो AP1 अपॉन BP2 इक्वल टू P1X अपॉन P2X। तो अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, जो वैल्यूज पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/8 विल बी इक्वल टू 4/P2X। तो P2X की वैल्यू कितनी आ गई, P2X की वैल्यू आ गई तुम्हारी 10.66। आपको निकालना क्या है, आपको लेंथ निकालनी है P1 P2 की। तो P1 P2 की लेंथ किसके बराबर होगी, P1X प्लस P2X। तो P1X की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 4, P2X की हमने अभी निकाली है 10.66। तो पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 14.66। तो 14.66 लेंथ हो गई, तो आंसर क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो आई होप भाई अब क्लैरिटी बन रही है, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, अटेम्प्ट भी हो पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया, आपको दिया हुआ दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं जो अपोजिट एक दूसरे के हैं। तो भाई एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रोड है जिसकी लेंथ है 80 मीटर। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो आपका निकल के आ गया कितना, 80 मीटर का। फिर आपको दे रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। जो एक पॉइंट है बीच में, ये रहा पॉइंट, उसमें अगर दोनों तरफ आप एंगल देखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दीज आर 30 एंड 60। तो ये आप 30 ले लो, ये 60 ले लो, या वो 30 ले लो, वो 60 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको आगे क्या दिया हुआ है, आपको दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये इसको ध्यान से समझना है। इस वाले ट्राइंगल में इसको नाम दे देते हैं ABCD और E। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में बात करूं तो भाई 60 का अपोजिट वाली वैल्यू क्या होती है, ये 30 होगा, ठीक है। तो 30 का अपोजिट वाली ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये अगर x हो गई तो 60 का अपोजिट वाली वैल्यू क्या होगी, √3x, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में ये वाली वैल्यू मान लो अगर तुम y है, तो ये वैल्यू अगर y है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, √3y, क्योंकि ये एंगल 60 होगा, ठीक है। तो पहले वाले ट्राइंगल और दूसरे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा यार या तो x की टर्म में चेंज कर लो या y की टर्म में चेंज कर लो। तो अगर हमने ट्राइंगल ABD देखा तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई BD की वैल्यू आ गई x, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल DCE। तो DCE ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों टावर की हाइट इक्वल है, दोनों टावर की हाइट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, √3x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो √3x अगर इक्वल टू y है तो DC की वैल्यू कितनी हो गई, DC की वैल्यू √3y है। तो इसका मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3x। सो दिस इज इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू 3x। अब भाई मुझे पता है BD की लेंथ है x और DC की लेंथ है 3x, और BD प्लस BC जो है, BD और DC जो है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, क्योंकि पूरी रोड की लेंथ 80 मीटर है। तो BD x हो गया, DC आपका 3x हो गया, इक्वल टू आ गया ये 80 मीटर, ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की वैल्यू आ गई 80 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है D, ये एक तरफ से 20 मीटर है और दूसरी तरफ से ये 80 - 20 60 मीटर अवे हो गया। तो ये तो मेरी आ गई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पोल, ठीक है। अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितना है, √3x है। तो √3x की वैल्यू कितनी हो गई, 20√3। तो 20√3 मीटर का पोल हो गया। और भाई दोनों के बीच में जो पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है दैट इज 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट B एंड 60 मीटर फ्रॉम पॉइंट C। तो ये मेरा आंसर हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनिकेत और अनिमेश दो कलीग हैं और उनको क्या होता है 1,50,000 का बोनस मिलता है।
बोनस मिलता है। अनिमेश का रिस्क एवर्स पर्सन है, मतलब वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता, और अनिकेत जो है वो कहता है हायर रिस्क हायर रिटर्न की, मैं फंडे को फॉलो करता हूं और वो अपने पैसे को ज्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटीज में लगाता है। अनिमेश क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी सेविंग को पीपीएफ में और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगा देता है। फिर आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है इट इज ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ द सेविंग्स मेड बाय अनिमेश इन पीपीएफ इज इक्वल टू 1 ऑफ इज सेविंग इन एनएससी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अनिमेश की बात करते हैं। ये हमने अनिमेश की बात करी। अनिमेश ने दो चीजों में पैसा लगाया, एक लगाया पीपीएफ में और एक लगाया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, एनएससी लिख देता हूं। तो मान लेते हैं पीपीएफ में इसने जो पैसा लगाया वो लगाया ए, और एनएससी में जो पैसा लगाया वो लगाया बी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, मतलब A/3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इज सेविंग इन एनएससी। एनएससी हमने बी माना था, ये हो गया B/2। साथ में हमें ये भी पता है इसने टोटल जो पैसा लगाया वो इन्हीं दो प्रोजेक्ट में लगाया है। आपको दे रखा एंटायर सेविंग इन पीपीएफ इन एनएससी, तो आप बोलोगे A + B इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 1,50,000। ठीक है जी। तो अब आपके सामने एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3B/2। यहां पे आप पुट करोगे तो आपकी ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ए और बी की वैल्यूज कितनी आ गई, आपकी भाई बी की वैल्यू आ गई 60,000 एंड ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 90,000। ये चीज आपको पता चल गई। सेकेंड चीज आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे बात कर रहा है अनिकेत की। अनिकेत ने क्या करा, अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से करा, इसने 3 जगह पैसा लगाया है। इसने पैसा लगाया है कहां कहां पे, शेयर मार्केट में, एनएससी में और पीपीएफ में। ठीक है जी। अब मान लो इसने पीपीएफ ये रहा, शेयर मार्केट ये रहा एंड एनएससी ये रहा। पीपीएफ में मान लो इसने एक्स पैसा लगाया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एक्सीड्स हिज सेविंग्स इन एनएससी एंड पीपीएफ बाय 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पीपीएफ में जितना पैसा लगाया था उससे 40,000 रुपया ज्यादा इसने शेयर मार्केट में लगाया है। मैंने कहा, मैंने माना है पीपीएफ में एक्स पैसा लगाया, तो शेयर मार्केट में कितना लगाया होगा भाई, एक्स प्लस 40,000 लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। इसी तरह से वो ये कह रहा है जितना पैसा इसने एनएससी में लगाया है उससे 20,000 रुपया ज्यादा इसने शेयर मार्केट में लगाया है। तो अगर शेयर मार्केट में एक्स प्लस 40,000 है तो एनएससी में इससे 20,000 कम होगा, तो एक्स प्लस 20,000 हो गया। भाई बात को समझो, लाइन को रीड करो, क्या कर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एक्सीड हिज सेविंग इन एनएससी बाय 20,000। तो एनएससी में अगर इसने एक्स प्लस 20,000 पैसा लगाया तो शेयर मार्केट में एक्स प्लस 40,000 हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से पीपीएफ में बोला है 40,000 ज्यादा है, तो पीपीएफ में अगर आपने एक्स माना है तो शेयर मार्केट में एक्स प्लस 40,000 हो गया। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल। अब हमें ये पता है टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू 1,50,000। तो आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस 40,000 प्लस एक्स प्लस 20,000 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1,50,000। तो यहां से आपकी वैल्यूज निकल के आ गई, कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 3x प्लस 60,000 इक्वल टू 1,50,000। तो यहां से क्या वैल्यू आ गया, 3x इक्वल टू 90,000 और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 30,000। इसका मतलब अनिकेत ने पीपीएफ में कितना पैसा लगाया है, पीपीएफ में इसने लगाया कितना पैसा, 30,000। तो एनएससी में कितना पैसा लगाया है, एनएससी में x प्लस 20,000 है, x की वैल्यू 30,000 आ गई, तो एनएससी में जो पैसा लगाया वो लगाया 30,000 प्लस 20,000, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 50,000। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस बताओ जो अनिमेश और अनिकेत के एनएससी में है। एनएससी में अनिमेश ने लगाए थे आपके 60,000, अनिकेत के आपने लगाए 50,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, 60,000 माइनस 50,000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 10,000। तो 10,000 इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन अगर हमारी अप्रोच क्लियर है, माइंड सॉर्टेड है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राज ट्रेवल्स हैज द फॉलोइंग रेवेन्यू मॉडल फॉर अ ग्रुप पैकेज। ओनर जो है वो चार्ज करता है, अगर 200 लोग हैं तो वो 20,000 रुपए चार्ज करता है, और फिर उसके बाद जितने जितने लोग आते रहते हैं वो भाई 50 रुपए का डिस्काउंट देता है हर मेंबर को। तो जितने लोग ऐड हो रहे हैं उतने लोगों को 50-50 रुपए का डिस्काउंट मिलता रहता है। मैक्सिमम वो इनकम कितनी ले सकता है। तो मान लो 200 तक लोग हैं, पहले खुद ट्राई करना, 200 तक लोग हैं। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, जिसे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में चेंज कर दिया है। ध्यान से समझो। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर 200 लोग हैं तो वो कितने रुपए चार्ज करेंगे,
वो पर पर्सन 20,000 रुपीज चार्ज करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं वो एक बंदा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो अगर एक बंदा एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो सब लोगों को क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे? तो पर पर्सन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000 माइनस 50 × 1, क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा आया है। मैंने कहा अगर 2 लोग एक्स्ट्रा आते तो क्या होता, तो भाई पर बंदे को जो पैसे देने पड़ते वो कितने देने पड़ते, 20,000 माइनस, क्योंकि आपको लिखा फॉर एवरी एडिशनल ट्रेवल वो 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो अब 2 लोग एक्स्ट्रा है तो 2 लोगों के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया, तो हर बंदा अब देगा 19,900। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 205 लोग होते तो क्या होता, तो आप बोलते 205 लोग होते तो पर पर्सन कितने रुपए देता, 20,000 माइनस 50 × 5, क्योंकि 5 लोग आए एडिशनल तो हर बंदे का 50 रुपए डिस्काउंट सब लोगों को मिलेगा, तो पर पर्सन जो पैसा देता वो देता 1750। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला अगर मान लो जो नंबर ऑफ लोग हैं वो 200 प्लस एन आए, ठीक है, 200 प्लस एन, तो पर पर्सन जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, पर पर्सन जो रेवेन्यू है, पर पर्सन जो रेवेन्यू होगा वो होगा 20,000 माइनस 50 × n। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये जो ओनर है इसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय प्राइस पेड बाय पर पर्सन। तो आप बोलोगे 200 प्लस एन मल्टीप्लाई कर दोगे सर आप किससे, 20,000 माइनस 50n से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या चीज निकल के आ जाएगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी माइनस 50n स्क्वायर प्लस 10,000n माइनस प्लस कितना 40 लाख। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें क्या निकालना है, इस टोटल रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यही तो पूछा ना, द मैक्सिमम पॉसिबल इनकम राज ट्रेवल्स कैन जनरेट फ्रॉम द पैकेज। तो अब अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो यहां पे जब आप वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इज 10,000 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 40 लाख अपॉन 4a 4 इंटू माइनस 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर निकल के आ रहा है कितना, आंसर निकल के आ रहा है हमारा 45 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। एंड दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग कि जो राज ट्रेवल्स है वो मैक्सिमम जो पैसा जनरेट कर सकता है वो 45 लाख जनरेट कर सकता है। बात समझ में आई? तो भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो सारे क्वेश्चन में इसी तरह के अगर अप्रोच रखोगे तो आंसर निकलते रहेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a group of 600 people, 30% drink coffee, 20% drink only tea, 25% drink only soup. 60 of them drink none of these drinks. Also 25 drink coffee and tea but not soup. 30 drink coffee and soup but not tea. What is the maximum number of people who drink all the 3 drinks? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मैक्सिमम का, देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मेरा कॉफी हो गया, ये मेरा टी हो गया, और ये मेरा सूप हो गया। तो यहां पे लिख लो कॉफी, टी एंड सूप। 30% ओनली कॉफी है, तो 600 का 30% कितना हो गया, 600 का 30% हो गया आपका 180। फिर 20% ओनली टी है तो हो गया 120, और आपको देगा 25% ओनली सूप, तो ये आपको हो गया 150। फिर आपको दे रखा है 25 ड्रिंक कॉफी एंड टी बट नॉट सूप, तो 25 यहां पे आ गया। फिर आपको देखा 30 ड्रिंक कॉफी एंड सूप बट नॉट टी, तो 30 यहां पे आ गया। ये दोनों वैल्यूज अपने को नहीं पता है। ठीक है, अच्छा 60 पीपल जो है वो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते, तो मतलब 600 में से 60 माइनस कर दो तो 550 जो लोग हैं दे ड्रिंक एटलीस्ट 1 ड्रिंक, ड्रिंक एटलीस्ट 1। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू, और ये वाई लिख दिया मैंने। तो x की वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, पहले तो सारी वैल्यूज प्लस कर लो जितनी भी आपको दे रखी है। तो 180 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 150 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना होना चाहिए 540, जो एटलीस्ट 1 ड्रिंक पीते हैं।
ठीक है, इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई x प्लस वाई की 540 माइनस 505, तो x प्लस वाई आ गया आपका 35। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अब आपसे बोला है कि आपको ये बताओ ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। एक बात को समझो, अगर आप और मैं हैं, हम दोनों के पास मिला के 100 रुपीज है, मैं चाहता हूं आपके पास मैक्सिमम पैसे आ जाएं, तो आपके पास मैक्सिमम आ जाए इसका मतलब ये हुआ मेरे पास मिनिमम आ जाए। अगर मान लो आपके पास a रुपीज है, मेरे पास b रुपीज है और दोनों का मिला के 100 है, मैंने कहा a को मैक्सिमम कर दो, तो a मैक्सिमम कब होगा, जब b मिनिमम होगा, मतलब b की वैल्यू 0 कर दो तो a मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको x को मैक्सिमम करना है तो आप y को क्या कर दो, y को आप 0 कर दो। तो अगर आप y को 0 कर दोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 35। तो 35 लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम 3 ड्रिंक पी सकते हैं। हो सकता है यहां पे कुछ वैल्यू हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। चलो भाई लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। कह रहा है टेनिस बॉल इन इनिशियली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 180 मीटर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स 3/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब ये क्वेश्चन यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है भाई टेनिस बॉल है, एक बिल्डिंग है, आपने यहाँ पे यहाँ से बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो करा तो ये बॉल कितनी नीचे गई, ये 180 मीटर नीचे गई। तो 180 मीटर नीचे गई, आपको ये बोल रहा है जितना नीचे गई उसका 3/5 इसने रिबाउंड करा, तो 180 का 3/5 कितना होगा, 180 का 3/5 होगा आपका 180 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये आपको हो जाएगा 108 मीटर। तो इसका मतलब जो बॉल है ये 108 मीटर क्या गई, ऊपर गई, ये आपका 108 मीटर तक आई। तो 108 तक ऊपर आई तो 108 ही नीचे गई होगी, तो ये 108 नीचे चली गई। अब ये 108 का 3/5 वापस हुई, तो 108 का 3/5 कितना हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे तो दिस विल कम डाउन टू बी 64.8। तो ये 64.8 ऊपर जाएगी, फिर 64.8 नीचे जाएगी। तो कहने का मतलब यार ये एक तरह से क्या बन गई है, इनफाइनाइट सीरीज बन गई है, क्योंकि जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाएगी तब तक ये ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी। और इनफाइनाइट जीपीए कुछ इस तरह से बनी है कि पहले ये 180 मीटर चल रही है, प्लस फिर 108 ऊपर जा रही है और 108 नीचे आ रही है, प्लस फिर 64 मीटर ऊपर जा रही है, फिर 64.8 मीटर नीचे जा रही है टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं, आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो 180 प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 216, प्लस इन दोनों को करोगे 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा 129.6 टिल इंफिनिटी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि दिस इज इनफाइनाइट जीपी। यहां पे भाई इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि जितनी बॉल ऊपर से नीचे फेंकी है ना, तो एक बार तो इसने सिर्फ 180 मीटर ही ट्रैवल करा है, उसके बाद ये दो के पेयर में ट्रैवल कर रहा है। तो आप इसको एंड में ऐड कर देना अलग से, तो 180 प्लस, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये a अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना है 216 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3/5। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल कम डाउन टू बी कितना 180 प्लस 540। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा 540, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करा, 180 स्टार्टिंग में किया था, तो द आंसर विल बी 720 मीटर। तो जो बॉल ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा वो करा 720 मीटर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यार अगस्त 15 को फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है स्कूल की, और किस तरह से भाई स्वीट्स मिलती है सब बच्चों को। पहले वाले रोल नंबर को 1 मिलता है बॉक्स, दूसरे वाले रोल नंबर को 2 बॉक्सेस ऑफ स्वीट मिलती हैं, जिसका रोल नंबर 3 है उसको 3 बॉक्सेस ऑफ स्वीट मिलती हैं, इस तरह से मिलती रहती हैं। और कह रखा है कि क्लास 3 में टोटल जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो 1200 होती है, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे को जो उसका रोल नंबर होता है उसकी डबल स्वीट्स मिल जाती हैं। तो आपको पता लगाना है कि किसकी डबल स्वीट मिली। तो मान लो कि उस बच्चे का रोल नंबर है एक्स, एक्स इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ट्वाइस स्वीट्स। ठीक है, तो उसका रोल नंबर एक्स है, तो उसे एक्स की जगह कितनी मिल गई 2x स्वीट्स मिल गई। ठीक है, अब एक चीज समझो कि 1 पहले वाले को 1 मिली, दूसरे वाले को 2 मिली, तीसरे वाले को 3 मिली, 4 मिली, टिल सबको कितनी मिली, जितने बच्चे हैं n बच्चे हैं, माइनस इसमें करूंगा x इक्वल टू कितना होना चाहिए 1200। ठीक है, माइनस x इसलिए करा क्योंकि उसे क्या हुआ डबल स्वीट्स मिल गई। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये समझो बात, माइनस से क्या करूंगा प्लस करूंगा, क्योंकि उसे डबल मिली है, तो भाई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी उतनी और उसे मिल गई x, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 1200 हो गया। भाई मान लो किसी को 1 मिलनी थी, इसको 2 मिलनी थी, इसको 3 मिलनी थी, और इन सबका सम है 1200, लेकिन आपको पता है जो ये 2 वाला है इसकी कितनी मिल गई, इसको 4 मिली है। तो आप क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 2 और कर दोगे जो उसे एक्स्ट्रा मिली है,
इक्वल टू 1200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सिमिलर फैशन में मैंने क्या करा, जिस बच्चे को जितनी मिलनी चाहिए थी टिल nth बच्चा प्लस जिसका x रोल नंबर था उसको x एक्स्ट्रा मिली, और टोटल जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो ही 1200। ठीक है, इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो क्या आ गया, ये आ गया आपका n+1 बाय 2, और ये x इस तरफ चला गया 1200 माइनस x हो गया। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमारा n+1 बाय 2 होता है। तो अब आपने ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, n+1 इक्वल टू 2400 माइनस 2x। ठीक है, अब अगर आप देखोगे n+1 मतलब ये क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब आप यहां पे वैल्यूज पुट करके देखोगे, ऑप्शन की वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि RHS में जो वैल्यू आनी चाहिए वो कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए राइट हैंड साइड में विच इज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तभी आपका LHS के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहां पे वैल्यूज पुट करके देखो, तो मान लो पहले हम पुट करते हैं 22 पुट करके देखो क्या कुछ सॉल्व हो रहा है। तो आपने कहा n+1 इक्वल टू 2400 माइनस 2 इंटू 22, तो ये आ गया 44। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, n+1 इक्वल टू 2400 में से 44 गया तो कितना बचा, ये आपका बचा 2356। ठीक है, क्या ये किसी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द आंसर। फिर आपने वैल्यू पुट करी 24। ठीक है, तो n+1 इक्वल टू 2400 माइनस 2x है, तो आपने कहा n+1 इक्वल टू आप रख दो 2400 माइनस 48। तो n+1 जो हो गया वो क्या हो गया, ये आपका हो गया 2352। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्या ये किसी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम है? आई मीन प्रोडक्ट है, तो n+1 इक्वल टू 48 इंटू 49। भाई आप करके देखो, तो 48 इंटू 49 आपका कितना आएगा, 2352 आएगा। ठीक है, तो इससे भाई मुझे क्या बात पता चल गई कि ये वाली वैल्यू जो इसमें फिट हो रही है, तो n की वैल्यू आपकी 48 हो गई और n+1 की वैल्यू कितनी हो गई, 49 हो गई। तो इसका मतलब जो वो बच्चा है जिसको डबल चॉकलेट्स मिली है उसका रोल नंबर क्या है, उसका 24 है। तो 24 की जगह उसे कितनी चॉकलेट मिल गई, उसे मिल गई 48 चॉकलेट्स। आई होप भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगर आप रीड करोगे, क्वेश्चन की लेंथ पे जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप भाई ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आपके प्रिपरेशन में इसने काफी ज्यादा ग्रोथ करी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सो दैट भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो भाई 9958937705 इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हो studybus.co.in, यहां से आप परचेस कर सकते हो। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडीबस एजुकेशन, इसको भी फॉलो कर लेना, सो दैट आपको कॉन्टिन्यूअस नोट्स भी मिलते रहें। तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।